हेलो ब्रह्म, नमस्कार, स्वागत, गुड मॉर्निंग सभी का अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा द हिंदू बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस के महत्वपूर्ण एडिटोरियल और न्यूज का यूपीएससी के अकॉर्डिंग एनालिसिस, जिसे हम कहते हैं यूपीएससी टोरियल। और यह यूपीएससी टोरियल महत्वपूर्ण है स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए भी, जहां पर भी रिटर्न एग्जामिनेशंस में मेंस होते हैं। तो चलिए शुरू करें चर्चा। गुड मॉर्निंग बच्चा लोगों, कैसे हैं आप सब लोग? आज जिस टॉपिक पर सबसे पहले हम निगाह डालने जा रहे हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आप सबके यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ भी जुड़ा हुआ, जिसे कहते हैं एक, मुझे एक ऐसा देसी टाइप का फ्रेज जो हमारे यहाँ गांव वगैरह में बोला जाता रहा है कि चले थे चौबे बन के दूबे बन के आए, कुछ ऐसी कहावत है। यानी गए थे कुछ और करने और कुछ और हो रहा है। बड़ा सिंबॉलिक अर्थ है कि गए थे कुछ और करने और कुछ और हो करके आ गए। नंबर वन, ये तो हो गया देशी भाषा। एक हो गया 2015 का यूपीएससी का एसे। यूपीएससी का एसे था कि वे सपने जो आपको सोने ना दें, यानी ऐसे ड्रीम्स जो आपको सोने ना दें। दूसरी चीज ये आज बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाली है। और तीसरी चीज कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता क्यों है, ध्यान से समझिएगा। मींस कि जब आपको पता है कि वर्किंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में इंडिया में है, यूथ वर्किंग पॉपुलेशन, तो वो जो वर्किंग पॉपुलेशन है, आप गर्व भी करते हैं, चाहे इकोनॉमिक सर्वे हो, चाहे प्रधानमंत्री महोदय या दुनिया देश को नेतृत्व करने वाले कोई भी व्यक्तित्व जब विदेशों में जाते हैं तो हमेशा इंडियन डायस्पोरा की तारीफ करते हैं कि बहुत सारा धन यहां से आ रहा है, जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेमिटेंस कहते हैं। उस रेमिटेंस से आपकी जीडीपी को ताकत मिलती है, आपका फॉरेक्स रिजर्व मजबूत होता है। ऐसा जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट का जिक्र करते हैं, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री या जो भी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, जो भी बुक्स आती हैं, बुकलेट्स आती हैं, सब में इसका जिक्र रहता है। रेमिटेंस का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो यानी आप केवल लड्डू की बात करते हैं कि जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है। लड्डू मीन्स प्रॉफिट, कि जो लोग हमारे जा रहे हैं बाहर, वहां से वो कमा करके भेजें। लेकिन जो हमारे लोग बाहर जा रहे हैं वो कमा करके भेजें, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, जो हमारे लोग बाहर जा रहे हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्कर, बोथ, वो जहां जा रहे हैं, जिस उद्देश्य से जा रहे हैं, वो उद्देश्य उनका पूरा हो। आप कहेंगे सर थोड़ा अभी आप पहली टाइप की बातचीत कर रहे हैं, यानी एक जैसे ऐसा लग रहा है कि पहली है। ठीक है, हम कहेंगे हाँ पहली है। आज इसी पहली, यानी जो कुछ भी पहली मैंने सबसे पहले शुरुआत में बनाई, आज इसी पहली के द्वारा आप सबके साथ रूबरू होऊंगा। दो टॉपिक एक साथ जोड़ूंगा। पहला टॉपिक है द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ इंडियाज स्टूडेंट माइग्रेशन, यानी आज सबसे पहला टॉपिक स्टूडेंट माइग्रेशन पर आपसे बातचीत करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। और जब स्टूडेंट माइग्रेशन पर हम लोग बातचीत करेंगे, आज का सबसे बड़ा सवाल, यानी अब पहेली को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसी से पूरा टॉपिक ओपन हो जाएगा। टॉपिक में अंदर कुछ नहीं, मसाला बस जो 2 से 3 शब्द हैं जिस पर आप सब बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि वो हमारे लेक्चर्स में रोज आते हैं। लेकिन ऑब्वियस है, जो यहां जिक्र किया गया उस जिक्र के रूप में नहीं आते, बट आते रोज है वो। इतना ही इस टॉपिक में है। आप मेरे पास क्यों आते हैं, एक बार कमेंट करो सारे। दीपिका, सोनू तिवारी, गरिमा त्यागी, मुकेश, पूजा शर्मा, विजय कुशवाहा, जितने बच्चे हैं, वंदना, आकांक्षा, गौरव, फटाफट जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं। बाकी तो आप लोग भी, जिनका नाम ना लूं, जब स्क्रीन पे आप कमेंट करेंगे तो आप आते रहते हैं। मेरे पास क्यों आते हैं? क्यों, मतलब आप मुझे चूज क्यों करते हैं? सिंगल टीचर, आप आते हैं और आप अच्छी खासी फीस भी पे करते हैं। रीजन क्या है? और सबसे बड़ी बात है कि आप हर जगह से क्लासेस ले चुके होते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा बच्चे मेरे पास फ्रेश बच्चों की संख्या बहुत सीमित होती है।
फ्रेश बच्चे मेरे पास बहुत कम, आप सबको भी पता है, आप सब स्वयं विचार कीजिए, कोई कहीं से पढ़ा, कोई कहीं से पढ़ा, उसके बाद आप हमारे यहां आते हैं। बोलो। तो श्लोक कह रहा क्लियर यूपीएससी नहीं, ये ठीक है। मैं सुनना क्या चाहता था, जैसे वंदना कुमारी सिलेक्शन आईक्यू अपन कीर्ति पटेल ने पकड़ा, टू इंप्रूव थिंकिंग एंड इट्स इंप्लीमेंट इन आर स्टडी। वाह, एक मिनट रुकना, कीर्ति का इंप्रूव थिंकिंग। तो सब आप मेरे पास क्यों आते हैं? अपनी थिंकिंग को इंप्रूव करने के लिए, इसीलिए आते हैं ना, थिंकिंग को इंप्रूव करने के लिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट कि जो हमने पढ़ा है उसको कैसे यूज करना है, इसको सीखने के लिए ये कीर्ति ने लिखा, मैंने नहीं लिखा। स्टडी यानी जो भी आपने पढ़ा उसको आप यूज कर सके, और इसी को आप आईक्यू आईपी कहते हैं, ठीक है ना। विजय क्वालिटी यूपीएससी के अकॉर्डिंग, चलो ठीक है। रोबिन सिंह सबसे अलग है। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसी कीर्ति में आ गया, बाकी आप सब भी जो लिख रहे हैं ठीक ही है, वो अपने अपने हिसाब से। मेरे बच्चों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जो हमारी एजुकेशन हो, या जो हमारे बच्चे की एजुकेशन हो, वो बेहतर हो, वो स्किल सीख पाए मेरा बच्चा, जिससे कि वो बाजार में उपलब्ध अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सके, उसको पकड़ सके। इसी उद्देश्य के साथ कोई बच्चा देश से विदेश जाता है, इसी उद्देश्य के साथ कोई माता पिता कर्जा लेकर के अपने बच्चे को देश से विदेश भेजते हैं। और ये बच्चा जब देश से विदेश जाता है और वहां पाता है, कुछ एक अपर क्लास के बच्चों को छोड़ दिया जाए, मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे अब विदेशों में पढ़ाई करने, जो नया डेटा आया है उस डेटा के अकॉर्डिंग अब मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के बच्चों की जो फॉरेन कॉलेजेस में पार्टिसिपेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। यानी सरकार ने कर्ज की सुविधा दी है, माता पिता बैंक से कर्ज लेते हैं और उसके बाद अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज देते हैं। समझिएगा, जैसे आप सब अपने अपने क्षेत्रों से किसी भी संस्था, चाहे मैं चाहे कहीं भी पढ़ने आते हैं, किस लिए आप भेजे जाते हैं या वो बच्चा क्यों भेजा जा रहा है? यही जो कीर्ति ने लिखा, टू इंप्रूव थिंकिंग एंड इट्स इंप्लीमेंट इन आर स्टडी, कि हम जो पढ़ें उसको यूज करना सीखें, यानी स्किल सीखें। और आज हम यही सीखने जा रहे हैं जो इसका सबसे बेहतरीन मुद्दा है, यानी हम स्किल होने जा रहे हैं। लेकिन चैलेंज, वे सपने जो सोने ना दें, चौबे गए थे दूबे बनने, छब्बे बन के आए, कुछ ऐसा जो भी आप लिखना चाहेंगे। आज डी स्किलिंग हो रही है इनकी। क्या हो रही है इनकी? डी स्किलिंग। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो रहा, फॉरेन में कैसे हो रहा? मेरे बच्चों हुआ क्या, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखूं जिससे ये इतना क्लियर हो जाए। मुझे इतना ही सिखाना सबसे पहले, उसके बाद ये टॉपिक घुमा दूंगा माइग्रेशन के मुद्दे पर। क्यों घुमा दूंगा? क्योंकि ये टॉपिक भी माइग्रेशन पे है और इसके साथ साथ स्टूडेंट माइग्रेशन पे है। और फिर उसके बाद जो अगला टॉपिक है, ये ओवरसीज बिल जो भारत सरकार ने प्रस्तुत किया है 2025, ये माइग्रेशन तो दोनों, यानी एक स्टूडेंट माइग्रेशन है, एक टोटल जो माइग्रेशन है, तो दोनों को बहुत बढ़िया से आज समझाऊंगा। और आप कहेंगे सर क्यों समझाएंगे? हम कहेंगे 2015 में अगर आप समझदार हैं, आपको याद आ जाएगा वो प्रश्न, बहुत बारी मैं पढ़ा चुका हूं। जीएस पेपर 1 में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि भारत से जो माइग्रेंट वर्कर्स माइग्रेट कर रहे हैं, यानी भारत से जो श्रमिक पलायन कर रहे हैं, उनका ट्रेंड बताना है। ट्रेंड का मतलब वो जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, और जिन जिन क्षेत्रों में जा रहे हैं उसका, वहां पर उनकी जॉब का नेचर क्या है, पूछा था कि नहीं 2015 में। तो आज हम माइग्रेशन पर एक अच्छी चर्चा करने जा रहे हैं, डिटेल्ड चर्चा मेरे प्यारे बच्चों। यही वाला प्रश्न है, पिछले 4 दशकों में भारत के भीतर और भारत के बाहर श्रमिक प्रवसन की प्रवृत्तियों में परिवर्तन जो हो रहे हैं। तो ये जो
लेबर माइग्रेट हो रहे हैं, तो ये उसका नेचर। तो आज हम बहुत सारी चीज पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि लगातार देखो 15 में क्वेश्चन, 23 में क्वेश्चन, तो इसलिए। लेकिन इसमें जो मुझे एक वर्ड सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया था वो था डी स्किलिंग। वो मुझे थोड़ा तकलीफ भी दिया पढ़ने के बाद कि यार मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में कितना आर्थिक संघर्ष है जीवन में, क्योंकि मैं उसी बैकग्राउंड से हूं। तो इसलिए शुरुआत में थोड़ी जो मेहनती होते हैं वो मेहनत करके अपना मुकाम बना लेते हैं, यानी वो ठीक है। तो लेकिन जब अपना मैं शुरुआती दौर याद करता हूं स्टूडेंट लाइफ में, बाप रे बाप क्या ही जीवन होता है हम लोगों का, मिडिल और लोअर मिडिल क्लास का। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप किसी भी चीज की इच्छा करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, पता नहीं घर में आज स्थिति होगी कि नहीं होगी, कि अगर मैंने इतने पैसे मांगे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और कभी मिलते थे और बहुत सारे टाइम नहीं मिलते, क्योंकि बड़ी फैमिली, सारी समस्याएं, सारी खुशियां, ऐसा नहीं समस्याएं, सारी खुशियां। भाई किसी की शादी है, उसमें भी एक लिमिटेड इनकम वाला, अगर घर में एक लड़की की शादी है, वो बेचारे के पास जितना 10-20 सालों में होता सब निकल जाता है एक एक बार के अंतर्गत, मतलब एक ही बार में। तो अब लो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास अब ये बहुत बड़ी संख्या में विदेशों में जा रहे हैं। और किस लिए जा रहे हैं? जो जिस लिए आप आते हैं किसी भी संस्था में, तो आजकल बहुत बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे हैं। लेकिन इस माइग्रेशन का नेचर लीजिए भैया, माइग्रेशन का नेचर बदल गया। और अगले प्रश्न में माइग्रेशन का नेचर ही पूछा है आपसे, हालांकि वो श्रमिकों को लेकर के पूछा, लेकिन ये स्टूडेंट भी तो श्रमिक है ना। स्टूडेंट जो वहां जाके काम करते हैं वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, इसलिए ये भी उसी टॉपिक का हिस्सा है। इसको मत मानिएगा कि 2015 वाला प्रश्न में सर ये स्टूडेंट अलग है और वो जो माइग्रेंट वर्कर्स, ना 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 ना, ये भी जब जाते हैं तो जॉब करते हैं और मैक्सिमम वहीं रह जाते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो भारत के बाहर श्रमिक प्रवसन आउटसाइड इंडिया, उसका ट्रेंड, तो वो भी हम यहां से सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, अच्छा मुद्दा है। और इन सब मुद्दों पर यार हमारे देश में बहस नहीं होती है, कसम से। एकदम से जो पार्लियामेंट है ना, ठीक है, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मस्त हैं। और कभी धूमल साहिब जैसे कोई पत्रकार, अरे कोई भी कभी अभी है नहीं, कभी नागार्जुन साहिब जैसे पत्रकार जो कभी कोई है नहीं, जो इस समय की पार्लियामेंट को बहुत ओजस्वी शब्दों से, ओजस्वी मतलब समझ रहे हैं, जिसमें ऐसे ऐसे कटाक्ष हों कि जनता उसको सुन करके पागल हो जाए और वो वायरल हो जाए। और फिर लोकतंत्र में कैसे पार्लियामेंट प्रोडक्टिव हो, इतना दबाव बनेगा। लेकिन आज एक भी कभी ऐसे नहीं, क्योंकि देखिए उन्हीं लोगों की बातें सुनी जाती। हम लोग कितनी भी अच्छी बात बोलेंगे लगेगा कौवा बोल रहा है। ये मैं देख चुका हूं, आप सबको भी पता है कि जैसे एक अध्यापक है, उसको कितना भी ज्ञान हो, कुछ भी बोलेगा तो लोगों को, जनता लगेगा कौवा है ये। लेकिन अगर कोई कभी बोल दिया तो ये लगेगा कोयल है ये। तो आज नागार्जुन जैसी कोयलों की जरूरत है, आज कभी धूमिल साहब जैसे जो है कोयलों की जरूरत है। कि हमारे यहाँ संसद तेल की घानी है, जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। बिकॉज आप देख सकते हैं क्या प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ बिल आते हैं। अरे भाई विवाद तो हम बाहर भी कर सकते हैं, मीडिया, हम पार्लियामेंट में हो हंगामा क्यों कर रहे हैं? चर्चा करिए, लड़ाई करिए उस बिल के लिए जो आपको नहीं पसंद हो उसके लिए। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े ये मुद्दा डिस्कस होना चाहिए। आइए अब आते हैं डिस्कस कैसे होना चाहिए, कि बहुत बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे हैं। पहला प्रश्न, अब इस आर्टिकल में मत जाइए, सुनील अभिव्यक्ति वाले आर्टिकल पे आइए आप। ठीक है, आर्टिकल तो बस केवल मैं उठाता हूं कि बस चलो भाई आपको विश्वास रहे। अब बहुत बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे हैं, क्या ये सही बात है या गलत बात है? आप कहेंगे बिल्कुल सही बात, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन साथ ही गलत बात भी है। अमेरिका के कितने छात्र, आपके मन में आएगा सर गलत क्यों कह रहे हैं, हमारा हक है, हमारे पास फंड है, सरकार सुविधा दे रही है, हम जाएंगे। हम कहेंगे आप 100% जाइए, किसने मना किया? अब दूसरा प्रश्न, मेरे इस प्रश्न का जवाब दीजिए और फिर आप कहिए कि मैं गलत कह रहा हूं, कि यह चीज गलत भी है। मैं पूछता हूं यूएस के कितने छात्र, नोट करते जाइएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में या जेएनयू जो सबसे बड़े टॉप इंस्टीट्यूशन है, या आईआईटी में या आईआईएम में अमेरिका के कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं?
ब्रिटेन के कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, यूरोप के अन्य देशों के यानी जो रिच हैं उनके कितने पढ़ रहे हैं, स्कैंडिनेवियन देशों के कितने पढ़ रहे हैं, चलिए बोलते जाइए, चाइना के कितने पढ़ रहे हैं, बोलिए कितने। एक, शायद वो भी नहीं, दो, शायद वो भी नहीं, मतलब कहीं कहीं एक दो आपको कुछ ऐसा वैसा करते हुए दिख जाएंगे, और वो भी मुझे लगता है स्टूडेंट कम खुफिया जानकारी देने वाले, जैसे इंटेलिजेंस हम लोग धुरंधर देख रहे हैं तो हमारे लोग अन्य देशों में रहते हैं, वैसे भी उनके लोग भी रहते हैं हमारे देशों में। आप मुझे बताइए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो क्यों आखिर यूरोप, अमेरिका, चाइना, इन सब के स्टूडेंट्स हमारे यहां क्यों नहीं पढ़ रहे? उसके पीछे रीजन है कि भारतीय जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन के साथ जो रिसर्च का इकोसिस्टम है, आर&डी का इकोसिस्टम है, वो अत्यंत वीक है। जब, ध्यान से समझिएगा, जब किसी देश का जो एक विजन डॉक्यूमेंट होता है, वो ये कहे कि भारत में, यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब कह रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि भारत में जो यूथ पढ़ रहा है और जो मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करने के लिए उसके अंदर एबिलिटी नहीं है, बिकॉज ऑफ हमारा सिलेबस और मार्केट में जो बाजार की डिमांड है काम की, दोनों डिफरेंट है, अलग है वो। तो क्या जब कोई विदेश से बच्चा पढ़ने आता होगा तो विदेश में जो सरकारें हैं वह इस विदेश जाने वाले बच्चों को कहां भेजना है उसका कोई तरीका, कोई सिस्टम तो होता होगा ना। यानी बच्चों के पेरेंट्स को अपनी सोसाइटी को, अपने कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को वो दिखाते होंगे ना कि ये 20 कॉलेज है जहां पर आपको पढ़ाई करनी है, तो बच्चा उन्हीं 20 में ही जाएगा। आप में क्यों आएगा वो? क्योंकि आप तो किसी भी रैंकिंग में टॉप में नहीं है। उसके साथ साथ आप का जो सरकारी घोषणा पत्र है, सरकारी डॉक्यूमेंट, वही कहता है कि आपके यहां पर जो सिलेबस है और जो नीड है, दोनों में गैप है। इसलिए मुझे इस बात पर तकलीफ है कि बहुत बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे हैं। हमें अपने देश के हायर एजुकेशन सिस्टम को और मजबूत करने की आवश्यकता है। बहुत सारे आईआईटीज की आवश्यकता है, बहुत सारे आईआईएम्स की आवश्यकता है, रूरल आईआईटीज, रूरल आईआईएम की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता नहीं है कि जहां 69% आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार रहती हो, वो घर परिवार अपनी खेती, अपनी जमीनें गिरवी रख करके अपने बच्चों को शहरों में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, और वो पढ़ने के बाद उनको रोजगार नहीं मिल रहा, वो अपनी जमीन छुड़वा नहीं पा रहे। चिंतन कीजिए आप, और इसको इमोशनल चिंतन मत कीजिए। ये लिखना है अ नेशंस डेस्टिनी शेप्स इन इट्स क्लासरूम। किसी भी राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षा में होता है, और एक राष्ट्र की कक्षा अगर आज ये पढ़ा रही है अपने बच्चों को, राष्ट्र की कक्षा मतलब मैं, और अपने बच्चों को यानी यूपीएससी के, कि आजकल बहुत बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे हैं, तो क्या हम इस पैटर्न पर सही जा रहे हैं कि अ नेशंस डेस्टिनी शेप्स इन इट्स क्लासरूम? हमारी तो क्लासरूम ही अच्छी नहीं है। अब अगला मुद्दा, कि अच्छी नहीं है तो क्या करना चाहिए, वो सारी बातें मैंने आपको बताई। इंडिया में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बिल्कुल बेसिक से, यानी इंडिया में जैसे मैंने बोला था ग्रीन रेवोल्यूशन होना चाहिए, वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों, इंडिया में जैसे 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, वैसे हिंदुस्तान में आज जरूरत है एजुकेशन रेवोल्यूशन की। यानी ऐसे लोग निकल करके आए जो पॉपुलर हों, जैसा मैंने एक दिन पहले भी कुछ स्टार्टअप्स और इन सब का जिक्र किया, वैसे जो इंडिया में फेमस पर्सनालिटियां हैं जो आज धर्म पर जबरदस्त बात करती हैं, और बहुत अच्छी बात है, धर्म इति धार्यते, धर्म वही है जो ऑब्वियस है हमें अच्छा ही सिखाता है। तो हर एक व्यक्ति अच्छा बने, राष्ट्र अपने आप मजबूत होगा। धर्म का ये पहलू एक नंबर है और सबका योगदान एक नंबर का है। लेकिन आज जो हमारे साहित्यकार कवि, वो भी धर्म में ही जाकर के चिपक गए हैं, वो भी उन्हीं चीजों को, भगवान राम के गुण ही हर तरफ
बखाने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर कौन खड़ा होगा? चूंकि जनता हम जैसे कौओं को तो सुनेगी नहीं। तो जो ढेर सारे कोयल हैं जिनकी कूक को जनता सुनना चाहती है, अगर वो सब भी वही बातें करेंगे जो जो सरकार या विपक्ष कर रहा है, तो फिर तो एजुकेशन कितना श्रिंक करेगा आप सोच भी नहीं सकते। और जब श्रिंक करके जाएगा, तो आज का ये टॉपिक बनेगा कि बहुत बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन इस माइग्रेशन का नेचर बदल गया है पहले और अब। पहले सिर्फ अमीर छात्र जाते थे, सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटीज, ज्यादातर स्कॉलरशिप स्टूडेंट। अब मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास भैया देख लीजिए, या जो अपनी पढ़ाई को स्वयं फंड करते हैं, किसी से उधार नहीं लेते हैं, वही जैसे मैंने बोला जमीन जायदाद गिरवी रख के मुथूट का लोन लेकर के, हैवी डिपेंडेंस ऑन लोन्स एंड फैमिली मनी, ऐसे बच्चे भी जा रहे हैं। आप सोचिए, यहां पर भी हम मजेदार चीज जो आर्टिकल की मुझे सबसे ज्यादा समझ में आई वो समझा देता हूं, फिर आता हूं। मेरे बच्चों, कहा गया कि जब ये बच्चे जा रहे हैं, अब ये जा रहे हैं तो ऑब्वियस इनको टॉप स्कूल तो मिलेगा नहीं, क्योंकि उसकी फी बहुत ज्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी? तो इनको जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट एडमिशन के लिए मिल रहे हैं, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो भी भारत जैसे ही है। केवल नाम का ब्रिटेन में है, लेकिन वो भारत जैसे ही है। कैसे? जैसे एक एग्जांपल इसमें, लंदन में, ब्रिटेन में क्या किया गया कि विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए बहुत सारे पॉलिटेक्निक जो उनके कॉलेजेस थे, उनको उन्होंने टेक्निकल इंस्टीट्यूट के रूप में, यानी हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूट के रूप में मान्यता दे दी है। यानी जो पॉलिटेक्निक लेवल के थे, अब वो हायर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। और फिर बच्चे और जो एजेंट होते हैं, एजेंटों के साथ इन कॉलेज का एक कोलैबोरेशन होता है। एजेंट यानी दलाल, ये हर जगह है भाई साहब, मुसीबत किए पड़े। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, बिना ये सोचे हुए कि यार ये बच्चा वहां जा रहा है, वो एजेंट उन कॉलेज के लिए काम करते हैं, कॉलेज से भी पैसा लेते हैं एक बच्चे के एडमिशन पर, और उसके बाद जो इंडिया से बच्चा जा रहा है उससे भी पैसा लेते हैं, और फिर उनकी अपनी एक इनकम होगी और बच्चे को झोंक दिया गया उस ऐसे कॉलेज में जो पहले एक सामान्य पॉलिटेक्निक कॉलेज हुआ करता था, एक सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, जिसका एजुकेशन कैरिकुलम, एजुकेशन सिस्टम ठीक वैसा ही है जैसे हिंदुस्तान का है। केवल जगह बदलेगी और एक सोच बदलेगी कि हम ब्रिटेन में पढ़ रहे हैं, एक सोच बदलेगी कि हम लंदन से करके, जैसे पहले लंदन, जैसे इस मामले में मैं यश चोपड़ा, करण जौहर, ऐसे लोगों को भी बहुत दोषी मानता हूं कि यूपीएससी ने 2013 में एक प्रश्न पूछा था कि क्या औपनिवेशिक मानसिकता भारत की प्रगति में बाधक है? पूछा था कि नहीं पूछा? यानी कॉलोनियल मेंटेलिटी क्या इंडिया का जो डेवलपमेंट है उसको रोक रहा है? जी हां। अब आप सोचिए कि उस समय की हीरोइनें आती थी, तो इंट्रोडक्शन होता था, कोई हीरोइन पिक्चर में एंट्री हो रही है तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी है। अमीर जो हीरो होता था, कोई भी शाहरुख या आमिर जो भी हो, तो इनके बारे में होता था ये हार्वर्ड से पढ़ के आ रहे हैं, फिर ये फ्लाइट उससे प्राइवेट जेट से उतरते थे, एंड सो ऑन सो ऑन। तो ऑक्सफोर्ड और ये सब हमारे दिमाग में इन फिल्मों ने ठूंस दिया है। जबकि यूपीएससी आपसे कह रहा है कि अपने देश की मिट्टी में अगर बेहतर एजुकेशन सिस्टम डाला जाए और अच्छे टीचर्स को वहां इंट्रोड्यूस किया जाए। अच्छे टीचर का मतलब ये नहीं होता कोई पैदाइशी होता है, समय के साथ जब वो मेहनत करता है तो उसका टीचिंग स्किल बढ़ता चला जाता है और फिर वो बेहतर आउटकम दे पाता है। तो इस प्रकार का सिस्टम डेवलप किया जाए कि हर साल टीचर्स को 1 महीने की छुट्टी दी जाए और 1 महीने उनकी ट्रेनिंग हो। आराम भी दीजिए, ट्रेनिंग भी दीजिए। 10 महीने की केवल क्लास लगवाइए, 10 महीने में बच्चा फायर होकर के निकलेगा। टीचर भी खुश, क्या 1 साल, 1 महीना पूरी छुट्टी, गर्मियों की कोई काम नहीं, और 1 महीना ट्रेनिंग हो रही है। यानी जैसे ही वो छुट्टियों से निकले, अगले दिन से ट्रेनिंग स्टार्ट, और फिर वही ट्रेनिंग लेकर के 10 महीना वे स्कूलों में जाएं, कॉलेजों में जाएं, आग लगाएंगे। अरे मैं कह रहा हूं कि 100 नहीं लगाएंगे, चूंकि ये बिल पावर पर भी टीचिंग डिपेंड करती, लेकिन कम से कम कुछ तो करेंगे। तो आप देख सकते हैं, अब समझ में आया। गए थे चौबे बनने और छब्बे बन के आए। कैसे हो गया? यानी वे सपने जो हमें सोने ना दे। अ नेशंस डेस्टिनी शेप्स इन इट्स क्लासरूम। और हमारी क्लासरूम अच्छी नहीं थी, इसलिए बच्चों ने दूसरी क्लासरूम को चुना। लेकिन वो क्लासरूम भी अब इन बच्चों को, ये जो बीकर सेक्शन के बच्चे जा रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, इनके स्किल को अप करने की बजाय
या उसकी डी स्किल कर रही है मेरे प्यारे बच्चों, जिसे कहते हैं डी स्किलिंग। क्या ये वही स्वप्न नहीं है जो भारत को सोने नहीं दे रहा? तो आप इसको लिख लीजिएगा। इसी हिसाब से आप जब भी एजुकेशन सिस्टम जीएस पेपर 2 को पकड़िएगा तो उड़ा करके रख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसे जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस, स्वास्थ्य शिक्षा मानव संसाधन से संबंधित विषय, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स, हायर एजुकेशन पर हमेशा आपसे प्रश्न पूछता है, आपसे पूछा भी था कि क्या विदेशी संस्थानों को इंडिया में अपना कैंपस खोलने की अनुमति देने से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने किया, वो भारत में एजुकेशन सिस्टम को कैसे बदलेगा। तो अच्छी बात होती है, विदेशी कैंपस आने चाहिए, आने और जाने में कोई इशू नहीं, लेकिन कोई भी आए कोई भी जाए, स्किल डी स्किल ना हो, स्किल अप स्किल हो, स्किल री स्किल हो, यह चीज होना चाहिए। तो आप देखें सीधा आपके सिलेबस का पार्ट हो गया। फिर इकोनॉमी आप देखें, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जीडीपी, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, तीन चीजें आपके सामने आ गई। फिर इसके बाद आता है भारत के हितों पर विकसित। अब ये कहेंगे सर ये आपने आईआर क्यों लगा दिया यार, जीडीपी उडीपी तो ठीक है, रोजगार वगैरह तो ठीक है, आपने ये क्यों लगा दिया? भाई इसलिए लगा दिया कि अगर जो फॉरेन कंट्रीज हैं हमारे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए गलत ढंग से प्रोग्रामिंग करेंगी तो स्वाभाविक है वो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं। इसलिए भारत को, ब्रिटेन हो या जिन भी देशों में भारत के स्टूडेंट्स जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, उनके साथ जब भी बायलैटरल कोई बातचीत हो उसमें अपने स्टूडेंट्स के इन कंसर्न को भी रखा जाए कि भैया हमारे यहाँ गरीब बच्चे आपके यहाँ पढ़ने जाते हैं, तो सुनिश्चित कीजिए कि जिस उद्देश्य से जा रहे हो स्किल के लिए, वह स्किल डी स्किल ना हो, वो री स्किल हो, अप स्किल हो, या भारत अपने बायलैटरल रिलेशंस में एक महत्वपूर्ण पॉइंट अंडरलाइन करे उन देशों के साथ जिसमें भारत के स्टूडेंट पढ़ाई करने जाते हैं, खासकर मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स, क्योंकि उनकी आर्थिक कंडीशन कैसी है आप सबको अच्छे से पता है। तो ये सारी चीजें हैं और यही सब आज आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा। तो दो टॉपिक हमारे ये हो जाएंगे जो माइग्रेशन से हम लोग बातचीत करेंगे। इसके बाद भी बहुत सारे टॉपिक हैं, एक बार आपको जिक्र कर, पहले इनको उड़ा देते हैं फिर उसके बाद जिक्र करते हैं। और एक प्रश्न पढ़िए आप पहले, तब और मजा आएगा। इंडिया हैज इमर्ज एज द लार्जेस्ट सोर्स कंट्री ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यानी पूरे विश्व में अगर 100 बच्चे जा रहे हैं तो इनमें से समझिए 51 इंडिया के हैं, ऐसा आप समझिएगा, 51। However, this trend reflects deep structural challenge rather than pure educational aspiration. Discuss the changing pattern of India's student migration and its socio-economic implications. भारत विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रेरक देश बन चुका है, किंतु यह प्रवृत्ति केवल शैक्षिक आकांक्षा नहीं, गहरी संरचनात्मक चुनौतियों को भी दर्शाती है। इस प्रश्न को समझते कैसे? सबसे पहले देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, बिहार में बहुत सारे बच्चे, जो मैंने कल ऑफर दिया था कि आप अपना मुझसे पूछ सकते हैं कि मेंस में क्यों आपके मार्क्स नहीं आए, तो जो भी बच्चे 2-4-1-2 आए, मतलब आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, तो हमारी और उनकी सहमति एक ही बात पे बन रही है, सीधा डिमांड। जो बच्चे होंगे आप प्लीज आप कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि कल कई बच्चों से मैंने पर्सनल कनेक्ट किया। डिमांड यानी मैंने ही कनेक्ट किया, टीम नहीं। डिमांड, हम प्रश्न की डिमांड को जब फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो हम बहुत अच्छा लिख के आते हैं, हमारी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, हमारा इंट्रोडक्शन सब कुछ बहुत बढ़िया होता है अकॉर्डिंग टू मी, कि मेरा इंट्रोडक्शन सर बहुत अच्छा था, हमने फ्लो चार्ट भी बनाए, हमने डायग्राम्स भी बनाए, कंक्लूड भी अच्छा किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी लिख दिया, लेकिन फिर भी सर मार्क्स नहीं आए बिकॉज ऑफ द, आपने अच्छा लिखा लेकिन आप डिमांड को कुछ और समझ गए और कुछ और को आपने शानदार लिखा। इसका मतलब आपकी लेखनी पे कमी नहीं, आपकी लेखनी में कमी नहीं है, कमी केवल एक है, आप अच्छा मत लिखे लेकिन प्रश्न की डिमांड को समझिए। तो इसमें क्या, इसमें प्रश्न की डिमांड क्या मैं सिखाना चाहता हूं, इसीलिए इतना। तो कह रहा है कि भैया ये जो बच्चे जा रहे हैं ये केवल एक, ये नहीं कि हम पढ़ने जा रहे हैं, शैक्षिक आकांक्षा भर नहीं है, ये दिखा रहा है असली प्रश्न की डिमांड क्या है कि भैया स्ट्रक्चरल चैलेंज वहां क्या है उसको बताओ। यानी प्रश्न की
मुख्य डिमांड क्या है? स्ट्रक्चरल चैलेंजेस बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं, है कि नहीं? मैं एक बार स्क्रीन से हट रहा हूं, चूंकि भैया देखो कोटा पूरा करना अलग बात है कि आज का हिंदू का लेक्चर हो गया, लेकिन अगर क्वेश्चन की डिमांड ही आप नहीं समझ पाए तो फिर आप पढ़ते जाइए और मैं पढ़ाता जाऊं, आप अटेम्प्ट देते जाइए, मैं फिर से पढ़ाता जाऊं, यही साइकिल बनेगा। और इसको कहते हैं बीसीएस साइकिल ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन का दुष्चक्र, ये चलता ही रहेगा। देखिएगा जरा इस प्रश्न को, मैं हट रहा हूं स्क्रीन से। केवल डिमांड पकड़िए एक क्वेश्चन में, अब आज से मैं ये करूंगा, पहले मैं लास्ट में क्वेश्चन कराता था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि देखो बच्चे जब हम मुझसे बात करते हैं या अपना इनपुट देते हैं तो हमारे लिए डेटा होता है। इसीलिए मैं सोचो कि मतलब मैं पर्सनल मेंटरशिप और ये सब क्यों शुरू किया हूं, इसके पीछे एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि मुझे जो बच्चे, क्योंकि अब सबसे तो बात हो नहीं सकती भाई, 5,000 बच्चे, ऐप पे 10,000 बच्चे हैं, तो सबसे तो बात हो नहीं पाएगी। लेकिन जो 2 4 10 20 बच्चे हैं वो रेगुलर कनेक्ट, तो उनसे मुझे आउटकम मिलता रहता है कि बच्चों को मैं जो दे रहा हूं उसमें क्या लैक है, क्या अच्छा है और क्या रिफॉर्म करना है। तो ये इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर किसी का मैं कस्टमाइज प्लान बनाऊं तो उसके फेल होने के चांस शायद ना के बराबर है, शायद। अब शायद तो रहते ही भाई, कोई मैं कुछ बड़ी ताकत तो हूं नहीं, ठीक है, कौवा मैं अच्छा ये बताना ही, जो मैंने कौवा वाला व्यंग किया, कौवा और कोयल वाला, ये समझ पाए कि नहीं साहित्य वालों? थोड़ा समझिए, ये तगड़ी चीज थी व्यंग। यानी आज के समाज में वो सभी लोग जो बहुत ज्यादा गहरा ज्ञान रखते हैं वे कौवे बन चुके हैं, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं है, क्योंकि वो चौपल मतलब वो समझ रहे हैं, सिस्टम जो चाहता है वो उसके अकॉर्डिंग कभी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि उनकी अपनी एक, उनका अपना एक सोचने का तरीका है, उनके अंदर वो स्किल है, वो चाहे तो राज कभी बन सकते हैं। यानी जो भी इतना ताकतवर होगा कोई भी, उसके अंदर इतनी क्षमता होती कि वो राज कभी बन सकता है दरबार में जाके, लेकिन वो नहीं बनेगा, क्योंकि और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो कौवा बनना पसंद करेगा और काय काय करता रहेगा, कोयल बनना पसंद बिल्कुल नहीं करेगा, और स्वर्ण मुद्राएं उसे आकर्षित नहीं करेंगी। उसके पीछे रीजन है बच्चे, क्योंकि जीवन एक मिलता है, और उस जीवन को अगर आपने अपने हिसाब से नहीं जिया तो फिर आपने क्या जिया, इसको जरा गांठ बांधिएगा। बड़ी चीजें होती हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, अरे क्या चाहिए? किसी चीज का अंत है? आपको एक चीज चाहिए, सामने वाले के पास उससे बड़ी चीज है, आपको वो भी चाहिए, किसी के पास उससे बड़ी है, और आपके पास सब कुछ हो गया, मुकेश अंबानी बन गए, तो भी आप अधूरे हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो चाहिए, कौन चाहिए? ईश्वर चाहिए। ईश्वर किसके पास है? जो सिद्ध पुरुष है, संत महात्मा। तो चाहत का तो कोई अंत ही नहीं। तो कम से कम एक चीज है जिसकी आप चाहत कर सकते हैं कि जिंदगी आपकी है, आपको अपने हिसाब से उसको ड्रॉ करना चाहिए। और इसलिए अगर इस जिंदगी में कौवा बन के रहना पड़े तो भी आप रहिए, कोयल बनने की आवश्यकता नहीं है। आज बहुत आवश्यकता है। कभी-कभी जब पढ़ता हूं तो धूमिल को आज बड़ा मिस करता हूं। आज नागार्जुन बाबा को बड़ा मिस करता हूं। ये साहिब लोग हैं। असली साहिब ये है, लेकिन आज हमने साहिब बना दिया है। आप सब भी जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो साहिब बन जाएंगे। असली साहिब ये लोग हैं, अद्भुत साहिब। वो होते तो डरते नहीं किसी से, सत्ता से, प्रतिपक्ष से, विपक्ष से। कबीर साहिब, मुक्तिबोध साहिब, जिन्होंने व्यवस्था पर तोड़फोड़ की है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। सबको मत लीजिएगा, सबने व्यवस्था पर चोट नहीं की। ये इन इन लोगों ने, ऐसे साहिबों की जरूरत है। बट वो साहिब आए तो न्यूट्रल रहे, वो गोदी मीडिया और मोदी मीडिया में विभाजित ना हो, और ना ही सेतु बनने की कोशिश करें। वो गोदी मोदी जो कुछ भी है, अकॉर्डिंग टू मी ऐसा कोई मीडिया नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि सिस्टम में चल ही रहा है, तो वो इसमें सेतु वेतु बनने की कोशिश ना करें। जो चल रहा चलने दें, वो एक नया पाथवे, एक नया रास्ता क्रिएट करे। क्योंकि आज हर जगह चैलेंज, हमारे बच्चे अपने माता पिता का खेत बेच करके विदेश में पढ़ने जा रहे हैं। पा क्या रहे हैं? विदेशों में जो स्टूडेंट रह रहे हैं, मेरा एक स्टूडेंट था यूके में,
नाम अभी मैं मिस कर रहा हूँ। और आप सबको पता है बहुत सारे फॉरेन के बच्चे थे अनअकैडमी पे, जब मैं लेक्चर करता था क्लास में होते थे कि नहीं, बहरीन के, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका के बहुत सारे बच्चे, ऐसा नहीं एक एक दो, ब्रिटेन के 2-3 बच्चे, यूके से भी थे। थे कि नहीं थे? बोलो भाई। थे ही थे, उसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। और मेरे पास स्पेशल कॉल आती थी अनअकैडमी से कि 2 बच्चे हैं सर, वहाँ के हैं, जो है आपसे बात करना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं वो माइकल थॉमसन थे, वो इंडिया के ही थे। कुलदीप और सुरेश ही थे वहां पे, ऐसा नहीं है कि माइकल जॉर्डन ने मेरी क्लास ली। तो मैं कहना चाह रहा हूं, यानी वहां के बच्चे। तो एक बच्चा मुझसे कहा कि सर, हमने कहा बेटे अगर तुम चाहो तो 6 महीने के लिए यहाँ आ जाओ। उसमें मेरा ऑफलाइन था, ऑफलाइन भी मैं रन करता था ना, 2020 तक मैंने रन किया, कोविड के सेकंड वाले फेज के बाद हटा दिया था। तो मैंने उसको कहा, 19 की ही बात है, तो मैंने उसको कहा कि तुम 6 महीने के लिए आ जाओ। तो उसने कहा नहीं सर, आ नहीं सकते, यहाँ का पैकेज बहुत जबरदस्त है मेरा। वो सोचो आप ध्यान से। तो मैंने उससे पूछा तुम्हारा पैकेज कितने का है? उसने बोला सर 48 लाख पर एनम। आप सोचिए 48 लाख रुपया प्रति वर्ष को वो दुनिया का सबसे बेस्ट पैकेज मान रहा है। आप भी कहेंगे सर बिल्कुल सही है, हम कहेंगे बिल्कुल सही है। लेकिन वो 48 लाख का जो उसका पैकेज जिसको बेस्ट मान रहा है, मेरे प्यारे बच्चों, उसमें अगर आप एक्सपेंडिचर निकाल देंगे, उसका सारा खर्च, तो आधे से ज्यादा तो उसका खर्चा हो जाएगा, रेंटल एंड फूड कॉस्ट एंड सो ऑन जो कुछ भी हो सकता है। घट जाएगा कि नहीं, टैक्स वैक्स बहुत कुछ है। बचा क्या उसके पास? आप सोचिए। लेकिन हाँ, इंडिया के कंपेयर में उसका बेहतर, इसलिए वो ऐसी बात कह रहा है। और मैं कहता हूं कि अगर वो उद्यमी हो और अच्छी मेहनत करे तो इंडिया में भी स्टार्टअप से 1 साल में इतना आसानी के साथ कमाया जा सकता है। तो मैं कहना चाहता हूं, एक बच्चा जो 48 लाख का पैकेज पाता है, वो भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है। ध्यान से समझिएगा, मेरा पर्पज ये बताना नहीं कि कितना पा रहा है। 48 लाख के पैकेज वाला भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है। तो आप समझ सकते हैं, उसने पकड़ लिया है कि मेरी ग्रोथ होने वाली नहीं। मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको पकड़ेगा कि मेरी ग्रोथ अब 48 लाख से ऊपर होने वाली नहीं, उम्र के हिसाब से जो 2-4 लाख बढ़ जाए। यानी कोई सैलरी में मेरी एक लीप, एक छलांग लगने वाली नहीं है। इसलिए चलो भाई, रास्ता बदलो। तो क्यों, उसी क्यों, यानी उसने ऐसा क्यों सोचा, उसी क्यों में ये टॉपिक आकर के जोड़ रहा है कि जो मार्केट की समय के साथ बदलती डिमांड होती है, जॉब का नेचर जो बदलता है, उस जॉब नेचर के अकॉर्डिंग हमारा स्किल कभी था, लेकिन अब हमने उसको रीस्किल अप स्किल नहीं किया, या हमें रीस्किल अप स्किल का समय नहीं मिला, तो हम पीछे रह गए। और उसी दरमियान मेरे ही 48 लाख के पैकेज पर काम करने वाले 10 लोग और आगे निकल करके चले गए। तो स्वाभाविक है, जगह तो ऑफिस में 10 लोगों की है, 8 हमसे अच्छे हो गए, 2 बाहर से आ गए, यानी कि ऑब्वियस इंटरव्यू के द्वारा आ गए, खत्म हो गया। इसलिए स्ट्रक्चरल चैलेंजेस जो विदेशों में बच्चे झेल रहे हैं, उसको देखने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और प्रश्न की डिमांड को आप बहुत बढ़िया से पकड़िए, तब जाकर के चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ आएंगी। ठीक है, क्लियर हो गया अब तो? कोई डाउट? ठीक है, 1 मिनट बच्चों, पीडीएफ अपलोड कर लूं, थोड़ा स्पीड से हो जाएगा, नहीं तो फिर वो लिखना पड़ता है ना हर चीज, तो टाइम लग जाता है। क्लियर हो गया मुद्दा? अच्छा खासा कई निबंध आप लोग आज कर पाएंगे इस टॉपिक पे, जितना मैंने अभी तक डिस्कस किया। बच्चे क्लियर हो गया है जितना अभी तक? बहुत बढ़िया। टेक्नोलॉजी क्या चीज है यार, सच में। आप कहां बैठे, मैं कहां बैठा, और कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ एकदम कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों,
सबसे पहले आपको यह देखना है कि हम आज जिस माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, यानी इस टॉपिक में, वो पुराने जमाने वाली कि बस लोग चले गए, बस लोग चले गए वाली कहानी नहीं है। आज इस माइग्रेशन के अंदर एक एस्पिरेशन है, तभी तो हम जा रहे हैं बेटा, जिसे हम बोलते हैं आकांक्षा। आज एक एंजाइटी है कि जिस आकांक्षा से हम जा रहे हैं वो आकांक्षा पूरी होगी कि नहीं। एक एंजाइटी है, चिंता है, और एक इकोनॉमिक्स भी है, यानी अर्थशास्त्र भी है। और सबसे बड़ी बात, जो पढ़ा उसका आउटकम क्या है, यानी आउटकम यानी नतीजा भी है। तो माइग्रेशन के साथ ये चार मुद्दे हमेशा अपने दिमाग में आपको लेकर के चलना है। एस्पिरेशन होता है तो लोग निकलते हैं। एंजाइटी है कि जिस उद्देश्य से गए पूरा होगा कि नहीं। अगर पूरा होता है तो भी इकोनॉमिक्स को फायदा, अगर नहीं होता तो इकोनॉमिक्स को नुकसान है। इसलिए आउटकम ही माइग्रेशन में, यानी जो एजुकेशन माइग्रेशन, वो सबसे बेहतर दिखाई देता है। मेरे प्यारे बच्चों, 2025 में यूपीएससी ने आपसे एक प्रश्न पूछा। 2015 में, माफी चाहूंगा, शायद मैंने 25 बोल दिया था क्या। आपसे प्रश्न पूछा कि माइग्रेशन के कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द माइग्रेशन। यानी यूपीएससी सबसे पहले अपने प्रश्नों में क्यों पकड़ता है, वाई। क्या पकड़ता है, वाई, यानी क्यों। ये मैं प्रश्न की डिमांड के हिसाब से, अच्छा बच्चों प्लीज नोट कर लीजिएगा, आज से एक नई चीज कि मैंने कल अपने बच्चों से जो बिहार पीसीएस के थे उनसे बातचीत के बाद, यानी उनकी डिमांड और सप्लाई में जो गैप था, आज से आप मेरे हर एक टॉपिक में देखेंगे कि मैं केवल और केवल प्रश्नों की या मुद्दों की डिमांड पर सबसे ज्यादा फोकस करूंगा। लिख लीजिए, आज की डेट है 18 दिसंबर। क्लास के पैटर्न में एक न्यू इनोवेटिव एलिमेंट घुसा, जिसे कहते हैं प्रश्न की डिमांड को 100% अपने बच्चों को समझाना। लिखिएगा, ये लिख लीजिएगा, जिससे आपके अंदर भी आएगा कि यार सर पहले भी समझाते थे, अब ज्यादा फोकस हो गए केवल इसी चीज पर। ठीक है, तो ऑब्वियस है माइग्रेशन के कारण क्या है, मतलब यूपीएससी पहले क्यों चीज पर पकड़ता, क्यों। और आज के एडिटोरियल में भी पहला सवाल यही है कि इतने छात्र विदेश क्यों जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, वाई। अब आप यही सोचिए मेरे प्यारे बच्चों कि अगर भारत ग्रोथ कर रहा है, हम कहते हैं ना भैया हमारी जीडीपी तो सबसे तेजी से बढ़ रही, डेटा भी यही कहते हैं। हमारी यूथ पॉपुलेशन वाईपी सबसे बड़ी है, वर्किंग पॉपुलेशन। मित्रों हमारे पास 3D है, वो मैंने आपको बता ही दिया। ये दोनों चीज होते हुए भी हमारे छात्र विदेश क्यों जा रहे हैं पढ़ाई के लिए। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, आज भारत से 13 से 14 लाख छात्र 70 प्लस देशों में पढ़ने जा रहे हैं। 70 प्लस आपने देखा था, यूक्रेन में भी पढ़ रहे थे। यानी पहले विदेश पढ़ाई के लिए जाना एक प्रकार से एलीट मेंटेलिटी थी। जिसको स्कॉलरशिप मिली वो गया, टॉप यूनिवर्सिटी से स्कॉलर्स को कॉल आ गई, हाई मेरिट जिसकी है वो गया। लेकिन आज जो मैंने आप लोगों को पढ़ा है कि तस्वीर बदली है। अब विदेश जाने वाले छात्र कहां से होते हैं, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से हैं। और यह जो परिवार है एजुकेशन लोन ले रहा है, घर या जमीन गिरवी रख रहा है, और परिवार उम्मीद बांध रहा है बाहर जाकर कुछ बन जाएगा। यानी वो संदेह में है कि पता नहीं बन पाएगा कि नहीं, देश में तो पढ़ के कुछ बन नहीं मिल रहा है, सरकारी नौकरियों को छोड़ दिया जाए तो फिर आप केवल फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मकारी ही हैं। अब आईआईटी आईआई में मत जाइए, मुट्ठी भर हैं और मुट्ठी भर बच्चे उसमें पढ़ सकते हैं। यहां से कहानी मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चर्चा मैं कर रहा हूं सिर्फ एजुकेशन की नहीं रहती, ये हाउस होल्ड इकोनॉमी की कहानी बन जाती है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी, 2000
21 में एक बार आप चेक करिएगा, डेट चेंज हो सकती है। मुझे जो याद आ जाता है सडन, क्योंकि प्रश्न पढ़ाते समय याद आता है, पहले याद आता नहीं बच्चों। यूपीएससी ने माइग्रेशन पर पूछा था जीएस पेपर 1 में ही कि माइग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। कॉन्सिक्वेंसेस यानी हिंदी में हम बोलते हैं परिणाम। आज का पूरा ये आर्टिकल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिस पर मैंने डिस्कशन किया है, ये पूरा का पूरा इसी कॉन्सिक्वेंसेस पर ही है बच्चों। कॉन्सिक्वेंसेस है कि नहीं? अरे भाई, अगर स्किल के लिए जा रहे हैं, डी स्किल हो रहा है, तो आउटकम कमजोर, यानी परिणाम पर ही तो है। बोलिए। तो पूरा टॉपिक आज इसी पर यानी परिणाम पर ही है यह आर्टिकल। और क्या परिवार पर क्या असर होगा, मैं डिस्कस कर चुका हूं। छात्र पर क्या असर होगा, डिस्कस। स्किल और डी स्किल। अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, डी स्किल होंगे, रेमिटेंस कम भेज पाएंगे, रेमिटेंस कम मिलेगा। तो जिन परिवारों को ये पैसा भेजेंगे, स्वाभाविक रूप से वह मार्केट में डिमांड कम करेंगे। डिमांड कम तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को काम कम, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को काम कम तो गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन कम, जीडीपी कमजोर। ठीक है। यानी हमें एडिटोरियल का जो हार्ट है, या किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय जो दिल होता है ना उस टॉपिक का, वो पढ़ना चाहिए। तभी आप यूपीएससी के हार्ट को, मेरे प्यारे बच्चों, उसके दिल को बहुत अच्छे ढंग से पकड़ पाएंगे। बेटा चाय पी लूं सुबह से, चलेगा? कौवे को चाय पीने की तलब लग गई। सच बता रहा हूं, ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे यहां। सरकारों को धर्म संसद टाइप का, धर्म शिक्षा, जैसे अकबर ने एक धर्म संसद शुरू की थी, आज भी धर्म संसद की बात होती है। ऐसे ही एक शिक्षा संसद की बात हो, एजुकेशन जो पार्लियामेंट हो, भारत सरकार को बनवानी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को बनवानी चाहिए, जिसमें ढेर सारे मेरे जैसे कौवे जा करके अपनी बात रख सकें। क्योंकि जब वो मंच पर अपनी बात रखेंगे तो ये कौवे शायद ज्यादा प्रभावी हो पाएंगे। इसलिए नहीं कि उनको ज्ञान है, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान को सींचा है 25 से 30 वर्ष, ना केवल एक विषय में, अपितु ना जाने कितने विषय में। लेकिन वो कौवे थोड़ा कौवे तो कौवे कहीं बैठ गए, हटाओ इसको। चलिए, तो चलो, एक तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों यह वाला पहलू। दूसरा पहलू होता है कि माइग्रेशन क्या सिर्फ स्टडी के लिए? चलो आपसे पूछता हूं, यह भी समझिएगा, क्योंकि ये सब भी आपसे, क्या माइग्रेशन सिर्फ स्टडी के लिए, या इसके पीछे जॉब इनसिक्योरिटी भी है और फ्यूचर अनसर्टेनिटी यानी भविष्य की अनिश्चितताएं भी छिपी हुई हैं? तो ऑब्वियसली युवा जब पढ़ाई करता है तो वो क्या चाहता है, जॉब भी मिले और फ्यूचर सिक्योर रहे। इसीलिए युवा भाग रहा है, रास्ता खोज रहा है। बट एडिटोरियल कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि एस्पिरेशन तो है हमारी कि हमें जॉब मिले, जॉब इनसिक्योरिटी दूर हो, फ्यूचर अनसर्टेनिटी दूर हो। यानी उसकी एस्पिरेशन, महत्वाकांक्षा तो है, लेकिन आउटकम जो वो चाहता है वह नहीं मिल पा रहा है, एक गैप हो जाता है। यानी स्किल बन रहा है डी स्किल। अब तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यानी आज का स्टूडेंट माइग्रेशन कर रहा है, लेकिन अब डी स्किलिंग की समस्या वहां दिखने लग गई है। मतलब छात्र डिग्री लेकर जाता है, लेकिन वहां जाकर लो स्किल जॉब्स में फंस जाता है, योग्यता से कम पर काम करता है, मल्टीपल पार्ट टाइम जॉब करता है। ठीक है। और इसी यूके का एग्जाम्पल इसी संदर्भ में एडिटोरियल में दिया गया है। कई भारतीय पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों में केवल कुछ ही स्किल्ड वीजा पाते हैं, बाकी नीचे के काम में टिक जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा।
ठीक है, तो बस इसको आप ध्यान रखिएगा, इतना ही इसमें था और बहुत कुछ नहीं था। अब इस मॉडल क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, बाकी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए था वो सारा डिस्कस कर दिया था। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर, और अगला टॉपिक आपके सामने आता है निशा कह रही शराब मेरे लिए कोयल है। हाँ बेटा ठीक है, तुम लोग रिजल्ट करो यार, कोयल तो हूं लेकिन रिजल्ट करो। असल में बड़ी समस्या है, जनता सुनेगी भी उन्हीं लोगों की। वो कोई बिहार के प्रोफेसर साहब जो चुनाव हारे थे, सिन्हा साहब, तो उनके बारे में मुझे जब वो हार गए तब पता चला कि ये भी चुनाव लड़े थे। लेकिन खेसारी के बारे में था कि खेसारी चुनाव लड़े, पवन सिंह चुनाव में टिकट नहीं मिला, ये सब नेशनल न्यूज थी। सोशल मीडिया तो हटा पड़ा था, खैर सोशल मीडिया का अपना एक अलग एल्गोरिदम होता है, वो उन्हीं चीजों से चलता है, लेकिन तभी समझ में आता है। वहीं से मेरे दिमाग में कोयल और कौवा शब्द ये जन्म लिया था, आज निकल गया, बाकी ऐसा कुछ प्लान करके आया नहीं था। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा समाज ही उस चीज के लिए रेडी नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई समझदार व्यक्ति आपको लीडरशिप दे और वो आपके लिए कुछ बेहतर करे। वैसी सोसाइटी नहीं है। वैसा बनने में हम लोग जबरदस्त जाति के आधार पर विभाजित समाज। मैं जिन बच्चों को मेंटरशिप देता हूं, आप ट्रस्ट करें, कॉस्ट बेस्ड आपको पता है, मैं कस्टमाइज प्लान बनाता हूं सब कुछ। लेकिन आप इस चीज को नहीं एग्री कर पाएंगे, करेंगे या ना करें उससे मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। मैं माइनस भी जाति में विश्वास नहीं करता, माइनस मतलब माइनस। ठीक है, और सबके लिए काम करना चाहता हूं। लेकिन बच्चे जब पास होते हैं, वो ये चीज जब कहते हुए पाए जाते हैं, सर देखिए जाति तो सत्य है ही है, जाति के आधार पर ही पोस्टिंग हो रही है, हो रहा। फिर मैं उनको कहता हूं भाई मत सोच उतना, अपना काम करो, अपने आप को स्किल्ड करो। अगर तुम स्किल्ड रहोगे तो जाति वाति कोई देखता नहीं। अगर आप स्किल्ड हैं तो फिर आप किसी भी जाति के आपको स्थान मिलना ही मिलना। क्या ये सही है कि नहीं? एक बार इस मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, मेरी चाय भी खत्म हो जाएगी और बहुत कुछ आपको सिखा जाऊंगा। और कोई भाषण नहीं है ये, कौवे की एक अच्छी सलाह है ये, कि अगर आप स्किल्ड हैं तो जाति क्या मैटर करेगी। 90% आप लोग कहेंगे हाँ सर कर जाएगी, क्योंकि पोस्टिंग ट्रांसफर इसी सबसे होता है। नहीं, तब आप जाति व्यवस्था के सबसे विध्वंसक व्यक्तित्व, विचारों से, दर्शन से, संविधान से, तब आप उनको जानते ही नहीं, बाबा साहब को। अगर केवल किसी वंचित जाति से होना ही हर चीज प्राप्त करने का प्रमाण है, तो बाबा साहब तो कभी कुछ पाते ही नहीं, क्योंकि उस समय तो संविधान भी नहीं बना था। संविधान तो उन्होंने अपनी टीम के साथ मिल करके बनाया। लेकिन बाबा साहब को सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली कि नहीं मिली? आप चिंतन कीजिए यार, इस देश के संविधान के पीछे का विजन, उसमें सब कुछ है। भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, सारे वैल्यूज हैं। सभी जो हमारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन करता, ए टू जेड, अक्रॉस द धर्म जाति, राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी हमारे एक्टर्स हैं, सब के सब। लेकिन मेन अमिताभ बच्चन तो कौन है? बाबा साहब ही है ना। तो इसलिए मैं हमेशा से अपने बच्चों से कहता हूं, जब मैं मुट्ठी भर, जरूरी थोड़े मैं हजारों बच्चों को बदलना ही नहीं, मुट्ठी भर कम से कम जो सेलेक्ट हो रहे, क्योंकि आप सब मेरे करीब आ जाते हो, जो सेलेक्ट होता है, या प्री निकला नहीं कि आप मेरे पर्सनल मेंटरशिप में आ जाते हो, रोज आपसे बात हो रही, रोज आपकी सारी चीजें बना रहा हूं, तो आप भूल ही जाते हो कि बाबा साहब उस टाइम पर भारतीय संविधान के निर्माता बने, जिस टाइम पर जाति को लेकर के भेदभाव शिखर पर था और किसी प्रकार का कोई
संवैधानिक व्यवस्था, कानून भी जाति अत्याचार से बचाने का नहीं था। तो प्लीज अपने आप स्किल डेवलप करिए। स्किल आ गया तो कौन सी जाति? बाबा साहब की फोटो कहां नहीं लगेगी? किसकी हिम्मत है ना लगाए? किसी की हिम्मत है एक बार बोल के दिखाए? मैं कहता हूं किसी की भी हिम्मत, एक बार आप बाबा साहब के बारे में इतना बोल करके दिखाई। क्या जाति? मेरे आंख में आंसू आ जा रहे हैं। इसलिए नहीं मुझे आपकी निगाह में अच्छा बनना, बिल्कुल नहीं, इन सब चीजों से मैं ऊपर हूं। मुझे आपकी निगाह, किसी की निगाह में अच्छा नहीं बनना, अपना काम करना। जो पार्ट ईश्वर ने मुझे मेरी लाइफ में दिया है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रोफेशनल कोचिंग चलाने वाला बनूंगा। चूंकि अच्छा स्टूडेंट था, मेहनती था, यह था कि सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ, यह भी सत्य था कि आईएएस के अलावा कुछ किसी जॉब में जाना नहीं। यह भी एकदम से क्लियर था कि दिल्ली में है तो यहीं रहना, यहीं पर रह करके कुछ बड़ी चीजें प्लान करनी है। और वह प्लान आरएनडी पर ही है, लेकिन क्योंकि पैसे नहीं है, लोग अच्छे नहीं है हमारे पास, तो आरएनडी वाला प्लान डूबा पड़ा है। क्योंकि एक आईआईटीएन अगर पिच करता है कि वो उसके पास विजन है एक स्टार्टअप का, तो उसकी सुन ली जाएगी। मैं कितनी भी बार करूंगा, नहीं सुनी जाएगी। कई बार मैंने ट्राई किया। ये मत समझना मैं बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन दे चुका हूं पिछले 1 साल में, क्योंकि बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है। तो सामने वाला जो इन्वेस्टर है, ऑब्वियस है, वो भी तो रेटिंग देख करके ही देगा ना। आपकी रेटिंग क्या है? बीए, एमए, नेट क्वालिफाई, क्या रेटिंग आपकी हो सकती है? आप कोचिंग इंडस्ट्री के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है। अभी जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी चुने गए, तो मैंने सर्च किया, मतलब जो सबसे ज्यादा लोगों ने उनकी जाति सर्च की। आप एक बार एआई पर जाकर के पूछेगा, नितिन नवीन जब बीजेपी के चेयरमैन बने, वर्किंग प्रेसिडेंट बने, माफी चाहूंगा, तो उनको लेकर के पहली चीज क्या सर्च हुई? भाई साहब, तुरंत उत्तर निकलेगा, कास्ट, यानी उनकी जाति क्या है। सोच लीजिए आप, हमारे देश में और किस जाति के। और ये मत समझिएगा ये मैं ऐसे नितिन नवीन का एग्जांपल खड़े होकर के जैसे कोई भी दे सकता नहीं। ये नितिन नवीन का एग्जांपल मैं आपको मैला आंचल में लेके चलता हूं, जिनका हिंदी साहित्य ऑप्शनल नहीं भी है। जरूरी नहीं कि आप ऑप्शनल हो तभी अच्छी चीजें पढ़ें। मैं तो एंथ्रोपोलॉजी भी इस समय पढ़ रहा हूं, अपने बच्चों को मेंटरशिप दे रहा हूं। फणीश्वरनाथ रेणु मैलांचल की शुरुआत ही इसी से करते हैं। मेरीगंज पूर्णिया जिला, मेरीगंज गांव, यानी वह अंचल। और फिर वहां से वो जाति के आधार पर, यानी डॉक्टर, जब डॉक्टर यानी एमबीबीएस डॉक्टर जो रिसर्च करने आया है, अपनी एमएस या कुछ भी, उसको रिसर्च करने का क्षेत्र विदेश में मिला, लेकिन उसने ब्रेन ड्रेन होने की बजाय अपने देश में अपने क्षेत्र को चुना, और वो पूर्णिया जाता है, मेरीगंज। और जब वो जाता है तो गांव में यही हलचल थी, किस जाति का है। ये बताता है कि इससे पूछा कि नाम क्या है तुम्हारा? डॉक्टर प्रशांत। आगे? तो हमारे देश में नाम के जो आगे जानने की जिज्ञासा है, जो कौतूहल है, वो बड़ा गहरा और बड़ा व्यापक है। उस समय लिखते हो डॉक्टर प्रशांत, यानी एक एमबीबीएस डॉक्टर की पहचान डॉक्टर प्रशांत नहीं हो सकती है, आगे क्या है वह उसकी पहचान को आइडेंटिफाई करता है, निर्धारित करता है। और फिर वो अपनी कहानी, ऑब्वियस है, हर एक जाति के हिसाब से गांव से वो अपनी कहानी शुरू कर, मतलब अपना उपन्यास शुरू करते हैं। यादव टोला, तंत्रमा टोला, कायस्थ टोला, राजपूत टोला। ब्राह्मणों की संख्या कम है, इसलिए इनका भी कोई टोला बन नहीं पाया, ये भी जिक्र करते हैं। ब्राह्मण टोला, सोचिए, चिंतन कीजिए। आज जो धार्मिक रूप से, जो बड़े बड़े महंत जो धार्मिक रूप से सिद्ध हैं, लेकिन भ्रष्ट आरोपों में गिरफ्तार हो रहे हैं, आपको लगेगा कि आज की, उन्होंने उसी समय लिख दिया था। ऐसा नहीं था कि आज हो रहा है, पहले भी था। उसी में आंचल में एक मठ भी था, और उस मठ का जो महंत था वो ठीक ऐसा ही था। तो आप सब मेहनत करिए, और ठीक है आपकी सच्चाई क्या है,
यार अगर आप अपनी व्यवस्था में ही डर जाएंगे कि अरे यार ये व्यवस्था हमको जीने ना देगी, तो फिर तो आप जिंदगी भर एक धर्म और जाति भीरू बन करके रहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको ब्रेक करना है, तो शुरुआत में तो बड़ी समस्या आएंगी, लेकिन उन समस्याओं को ऐसे तोड़ दीजिए। और तोड़ने का एक ही रास्ता है, आपका ज्ञान और आपका कौशल। दैट्स इट। ज्ञानी आदमी की कोई जाति नहीं होती। कभी किसी साधु या संत से आपने उसकी जाति पूछी है? कबीरदास कहते हैं, साधु से न पूछो उसकी जाति। कभी भी आप गए हो मंदिर में, कभी आपने जानने की कोशिश की कि यह किस जाति का है? लेकिन आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हर मंदिर में केवल ब्राह्मण ही मुख्य पुरोहित नहीं है। क्या कभी आपने जानने की कोशिश की? मंदिर में आप गए, श्रद्धा है, आप चले आए। तो देश को ढेर सारे कौओं की जरूरत है और ढेर सारे कौओं के स्टूडेंट्स की भी जरूरत है, जो अच्छा वाला काव काव करें, कोयल वाले काव काव नहीं। अच्छा काव काव मतलब कि हम अपने सिस्टम को कैसे बेहतर करें, वो केवल भाषण में ना हो, प्रैक्टिकल उनके पास एग्जाम्पल हो। जैसे मैं अगर भाषण करूं तो मुझे पकड़ लिया जाए, यार भाषण कर रहा है ये। मैं प्राइमरी एजुकेशन को बदलने का अगर रास्ता यानी इनोवेटिव आइडिया ना दे पाऊं, तो मुझे भाषण देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इस कौवे को बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर ये कौवा बोल रहा है, चार कौवे और बोल रहे हो, चारों पांचों मिल करके एक बेहतर मॉडल प्राइमरी एजुकेशन का दे रहे हैं, प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन को रोकने का दे रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट करने में क्या जा रहा है? कौवे कभी राजनीति में सफल हो नहीं सकते हैं, आपको पता ही होगा। कौवा और कोयल में अगर चुनाव कराया जाए और दोनों एमपी या एमएलए का पर्चा भर दें, तो कौवा और कोयल में कोयल भारी बहुमत से जीतेगी और कौवा जो है अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि कौवे को लोग पसंद नहीं करेंगे। लेकिन कौवे का रोल बड़ा गजब का है, समझिएगा, बड़ी गहरी बात कहने जा रहा हूं। जब अपने पितरों का लोग तर्पण करते हैं, समझिएगा बड़ी गहरी बात है, और कमेंट करिए इस पे कि समझे कि नहीं। पितरों का जब तर्पण होता है और पूरे देश में यह धार्मिक संस्कार होता है, हर घर में होता है, जो हिंदू धर्म और संस्कृति सनातन परंपरा से जुड़े हैं, तो किसको खाना खिलाया जाता है? किसको खिला दो तो पूर्वजों तक खाना पहुंच जाएगा? कमेंट करो सब। यानी कोयल पूर्वजों को शांति नहीं दे रही है। बोलो भाई, किसको खाना खिलाया जाता है? अगर उसने खाना खा लिया तो समझ लो कि पितरों को खाना पहुंच गया। बोलो भाई। तो इस व्यवस्था में बहुत सारे कौवों की जरूरत है, जिन्हें लोग पसंद ना करें, जिन्हें लोग लाइक ना करें, जिन्हें लोग सब्सक्राइब ना करें, लेकिन वो लोग इस व्यवस्था में टॉप 100 वॉरियर्स की तरह एक बहुत बड़ा परिवर्तन करके और अपनी उम्र पूरी करके चले जाए। ऐसे कौवों की इस देश को बहुत ज्यादा आवश्यकता। बहुत सारी कोयल हो गई और कुछ ज्यादा ही चहचहा रही हैं, और सारी कोयल एक ही काम कर रही हैं। बस सारी कोयल एक ही काम कर रही हैं कि इनको बुला लो, उनको बुला लो, 4 पॉइंट। अच्छा ये बताइए कि किसी की जिंदगी 4 पॉइंट से कैसे बदल जाएगी? आप 2 पॉइंट ऐसा बता दीजिए जिससे कि हम 1 नंबर के हो जाएं। आप ये कर दीजिए, आप वो कर दीजिए। अच्छा आप बताइए आपको कैसा लगा था? अच्छा वो आपको कैसे लगते हैं? अच्छा 5 आपको ऑप्शन दे रहा हूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस पर सबको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दीजिए। अच्छा आप बताइए कौन? एवरी बेयर सारी कोयले ऐसे ही कूक रही है कि नहीं कूक रही, जिनको जनता एकदम से देख रही है? बताएं मुझे, क्या उन कोयलों के कूकने से कुछ प्रैक्टिकल चेंज आपको दिख रहा है? केवल क्षणिक आनंद के? चिंतन कीजिए आप, इस देश के सामने जो चैलेंजेस है, जो समस्याएं हैं। बोलिए। तो बहुत सारे कौवों की जरूरत है, जो कौवे आपको इस सिस्टम को बदलने वाले एक कम्युनिकेटर के रूप में डेवलप कर सके, एक एग्जीक्यूटर के रूप में डेवलप कर सके। केवल नॉलेज के लेवल पर आपको तैयार ना करें,
क्योंकि समस्याएं बहुत बड़ी। अब इनकी समस्या कौन सुनेगा, जरा आइए देखते हैं। आज मैं पढ़ा दे रहा हूं आगे से मुद्दा, और वो भी मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी पूछा हुआ इसलिए, अदरवाइज मेरी निगाह से भी हट जाता। इसमें तो सीधा लिख दिया है कि ओवरसीज बिल जो लोकसभा में वो प्रवासी श्रमिकों के साथ विश्वासघात करता है, तो ऐसी लैंग्वेज तो आप लिखेंगे नहीं। तो ये आर्टिकल होता है, इसीलिए एडिटोरियल की क्लास आपको कभी नहीं लेनी चाहिए, यूपीएससी टोरियल की क्लास लेनी चाहिए। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि एडिटोरियल तो बड़े खतरनाक लेके जाते हैं, एकदम एक पक्ष को ऐसा टपक टपक टपक, दूसरा पक्ष बेचारा रोने लग जाए। ओवरसीज मोबिलिटी फैसिलिटेशन एंड वेलफेयर बिल 2025 भारत की संसद में पेश किया गया। यह बदलेगा किस कानून को? एमर्जिंग एक्ट 1983 को, सॉरी इमिग्रेशन एक्ट, माफी चाहूंगा। द हिंदू के संपादकीय के अनुसार यह बिल भारतीय प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा को मजबूत करने के बजाय, मेरे प्यारे बच्चों, उनके शोषण को एक अस्थायी रूप से संभव बना दे रहा है। यानी यह उनकी स्थिति नहीं सुधारेगा, एक्सप्लॉइट करेगा। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या? बिचौलिए आ जाएंगे इसमें, केंद्र एजेंट को ताकतवर बना दिया गया। बस एक लाइन रख लीजिए और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना बड़ा आर्टिकल, इतना बड़ा कंटेंट अभी आपको मैं सब समझाऊंगा। क्या आप 200 शब्दों के आंसर में उसको लिख पाएंगे? आप कहेंगे सर नहीं लिख पाएंगे। तो बस 2 से 4 पॉइंट आप कहते हैं, कितना याद रहेगा? बार बार कह रहा हूं, हाथ जोड़ विनती कि बेटे 4 पॉइंट से ज्यादा याद नहीं होता। जिस बच्चे को समझा दिया वो समझ गई, वो आईएएस हो गई, कि लंबा जाना ही नहीं है। 4 पॉइंट याद रखो, जो प्रश्न पूछ रहा है लिखने का स्किल डेवलप करो, किसी चीज को कैसे बड़ा करते हैं छोटा करते हैं, दैट्स इट। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर ले जाओगे, लेकिन पूरा पढ़ना, पूरा नहीं, बस जो मैंने बोल दिया एजेंट, यानी एजेंटों को बहुत ताकतवर कर दिया गया। प्रवासी मजदूर अपना केस अब खुद नहीं लड़ सकते हैं, एजेंट और संस्था जिसके थ्रू वो जा रहे हैं वो इनका केस लड़ेगी या इनको इनके हाल पे छोड़ देगी। तो इन्होंने इसी एक पॉइंट को सबसे ज्यादा पकड़ा। 1-2 पॉइंट और है। अब इस पर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन तो आने वाला नहीं, इसका मतलब अब इसको हम यूज कहां करें? मैं फिर आ रहा हूं डिमांड पे, प्रश्न की डिमांड पे। पूछेगा आपसे, भैया प्रवासी मजदूरों को क्या क्या समस्याएं हैं विदेशों में? तो आप कहेंगे एक समस्या इस नए कानून से भी आलोचकों ने सामने रखी है कि एक समस्या हो रही है, और वो है कि यह उनका शोषण बढ़ा सकता है। आपको शब्दों का चयन भी देखिए, आप उनका शोषण बढ़ा सकता है, बढ़ाएगा नहीं। अगर ऐसा लिख दिया, आप कहते हैं ना कि सर हम बहुत अच्छा लिख के नंबर नहीं मिला। अब अगर आपने इसका जिक्र किया, जैसे मान लीजिए मैं एक प्रश्न बनाता हूं, प्रश्न की डिमांड को समझिएगा, बिहार वाले बच्चे जो आप दे रहे हो, यूपी का भी मेंस होने वाला। भारतीय वाह्य प्रवासी मजदूरों, यानी जो देश से बाहर जा रहे हैं, उनको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? समथिंग, और ये तो आपको लिखना ही लिखना होता है। तो पहला, बहुत सारे लिखे, एक मैं उसमें ऐड ऑन कर रहा हूं आज वाला। आप लिखे, कुछ विश्लेषक एक और चुनौती का जिक्र करते हैं, जो चुनौती पैदा हुई ओवरसीज मोबिलिटी फैसिलिटेशन एंड वेलफेयर कानून 2025। तब तक एक कानून बन जाएगा जब तक आप मुख्य परीक्षा देंगे, क्योंकि सरकार लाई, सरकार का हर जगह मतलब बहुमत है तो हो ही जाना है। कैसे? बस उसमें लिख दीजिए कि इसमें एजेंट्स को, यानी अगर प्रवासी मजदूर किसी भी समस्या का सामना करते हैं तो वह स्वयं व्यक्तिगत अदालत में जाने के बजाय उन्हें एजेंट या संस्था के थ्रू जाना पड़ेगा, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट पर वो वहां गए हैं। ऐसे में मजदूरों के शोषण की संभावना बनती है। मजा आ गया। अब एग्जामिनर कहेगा यार ये बच्चा सब लिख रहे हैं प्रवासी मजदूर, वाह ये, और इसने एक एकदम तगड़ा वाला पॉइंट डाल दिया। तो हो सकता है, कर सकता है, जब तक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ना हो तब तक हमारी लैंग्वेज यही होगी। होगा होगा यानी आपने एकदम से अपनी तरफ से जस्टिफाई कर दिया। तो शब्दों का चयन सेंटेंसेस में आप कैसे करते हैं, मेंस की कॉपी उस पर डिपेंड करती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसलिए यह मुद्दा, ठीक है, तो भारतीय प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा को मजबूत करने के बजाय उनके शोषण को संस्थागत बना देता है। तो जीएस पेपर 2 गवर्नेंस राइट्स, जीएस पेपर 3 श्रम प्रवासन समावेशी विकास, इन सब के लिए महत्वपूर्ण, इसलिए टॉपिक में आपको यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। सिलेबस आपके सामने है। पहला हो ही जाएगा जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू। इसी खंड में 2015 में प्रश्न आपसे पूछा गया था।
2015 पेपर 1 आप देख सकते हैं। पिछले 4 दशकों में भारत के भीतर और भारत के बाहर श्रमिक माइग्रेशन की जो प्रवृत्ति है, ट्रेंड्स है, उस पर चर्चा कीजिए। दोनों, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। ठीक है, तो ये उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ठीक है बच्चों। अब दूसरा आता है सरकारी नीतियां गवर्नेंस में और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप। ये सरकारी नीतियां यानी प्रवासी श्रमिकों के लिए सरकार क्या सोच रही है। ठीक है बच्चे। और जहां जा रहे हैं वहां के देश भारत के साथ कैसा, यानी भारत के प्रवासियों के साथ कैसा व्यवहार करें। इसलिए जीएस पेपर 2 या उनकी प्रवासी नीतियां क्या हैं जो इंडिया के माइग्रेंट्स को सपोर्ट करती हैं या नहीं करती हैं। इसलिए आईआर भी लगा दिया है जीएस पेपर 2। और आईआर भाई की उनकी नीतियों का प्रवासियों पर क्या इंपैक्ट होगा, बहुत सारे इसे वो सारा मैं जिक्र कर ही चुका हूं, तो आप यहां से देख सकते हैं। और फिर और कैसे जीएस पेपर 2 से कैसे है ये भी देख लीजिए। जीएस पेपर 2 2023 भारतीय प्रवासियों ने पश्चिम में यानी अमेरिका में, यूरोप में नई ऊंचाइयों को छुआ है और इसके क्या आर्थिक और राजनीतिक लाभ हैं। बड़ा इजी प्रश्न। आप कहेंगे सर इसको आप पढ़ाइए, तो क्या आज के टॉपिक में मैंने इसका जिक्र नहीं किया भैया इनके आर्थिक लाभ क्या है, तो आर्थिक लाभ आप क्या बताएंगे। अरे रेमिटेंस दे रहे हैं भाई। और रेमिटेंस आप जब करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह पढ़ते हैं, चालू खाते का घाटा प्रीलिम्स में, तो रेमिटेंस क्या है, हमें प्लस में लाता है कि नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बनाने में इसकी भूमिका है कि नहीं। तो रेमिटेंस आर्थिक लाभ क्या होगा भैया, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है भैया। रेमिटेंस है, रेमिटेंस क्या कर रहा है, हमारा पहला लाभ फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत कर रहा है। फॉरेक्स रिजर्व क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर है। अब आप सोचिए कितना भयंकर भयंकर शब्द आप डाल रहे हैं, एग्जामिनर खुश नहीं हो जाएगा। पहला हो गया। फिर इसके बाद ये हमारे चालू जो हमारा घाटा है, व्यापार घाटा, मतलब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट लिख देता हूं, इसको संतुलित करता है, मैनेज कर लेता है। दूसरा लाभ हो गया। फिर इसके बाद ये रेमिटेंस जीडीपी ग्रोथ के 4 इंजन में से एक इंजन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है। क्यों, क्योंकि यह अपने परिवारों में पैसा भेजते हैं और उनके परिवार वाले जिनका जीडीपी में, यानी सभी परिवारों का इंडिया में हाउस होल्ड सेक्टर का 58 से 60% योगदान, तो जब ये पैसा भेजते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। किस चीज की डिमांड, जिस चीज की डिमांड हम लोग करते हैं। ठीक है, तो वो डिमांड करते हैं। खाड़ी वाले कम पैसा भेजेंगे तो कम, पश्चिम वाले ज्यादा, लेकिन यहां पश्चिम की बात हो रही तो वो डिमांड करेंगे। डिमांड करेंगे तो किसकी करेंगे, गुड्स की करेंगे या सर्विसेज की करेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज की करेंगे तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ताकत मिलेगी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम करेगा तो इकोनॉमी का पॉजिटिव साइकिल चल निकलेगा। अब इससे ज्यादा आर्थिक लाभ आप क्या लिख सकते हैं, और ये जो मैंने बताया किस किताब में हूबहू आप एज इट इज पा जाएंगे। किसी एक किताब, किसी एक नोट्स का नाम लिखिए, बोलिए, यहीं लिखिए, आप सोचिए, बाद में भी सोचिए। तो जरूरी नहीं कि हर एक चीज आपको बुक्स में मिले। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको टीचर अच्छे रखने हैं, नोट्स, कंटेंट, क्लासेस ये मैटर नहीं करते, क्योंकि वो क्या करता है, वो चीजें आपको सिखाता है, जबकि आप खुद जानते हैं। कबीर दास, मेरे प्यारे बच्चों, जब उनको लगा समय के साथ, क्योंकि उनका जो जैसे जो भक्ति मार्गी थे, तो वो भक्ति का एक रास्ता बता रहे थे। उस रास्ते को ज्ञान मार्ग उन्होंने कहा, यानी ज्ञान के द्वारा हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और ज्ञान कौन देगा, गुरु। लेकिन समय के साथ उनको लगा कि यार ज्ञान प्राप्त करने की जो मन स्थिति, मनोचेतना, जो इच्छा, जिज्ञासा, वो सब में नहीं हो सकती। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, और अगर अच्छा गुरु ना मिला तो अंधा गुरु अंधा चेला, उन्होंने लिखा हुआ, दोनों एक दूसरे को ठेलते हुए कुएं में जाके गिर जाएंगे। तो अंधा गुरु अंधा चेला भी है। तो उनको लगा कि यार गुरु भी सारे अच्छे नहीं है, तो फिर क्या किया जाए। तब उन्होंने बच्चों 2.5 आखर प्रेम का, यानी केवल राम का नाम आप उच्चारित कीजिए बस। और उस राम नाम के उच्चारण ने उस समय की जनता को कितना सुख प्रदान किया, आप स्वयं चिंतन कीजिए। आपको राम के नाम से आपत्ति हो सकती है किसी भी धर्म के व्यक्ति को, बट होनी नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, जब बच्चा जन्म लेता है और वो जब
एक वृद्ध व्यक्ति बन करके अपना आयु पूरी करके जब मृत्यु को प्राप्त करता है, दोनों समय सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या होता है? राम होता है कि नहीं? तो राम तो इस धरती की जड़ में है। राम नाम सत्य है। चिंतन कीजिए। तो कहने का जो मेरा तात्पर्य है कि केवल और केवल एक चीज, आपको अपना स्किल डेवलप करना है। दैट्स इट। कंटेंट ये वो अल्ला फल्ला सब बेकार है। तो कबीरदास को जब ये समझ में आ गया ढाई आखर प्रेम का, और ये नहीं केवल कबीरदास को समझ में आया, 2014-15 में यूपीएससी ने उठा के चेप दिया प्रश्न, पहला प्रश्न है हिंदी साहित्य पेपर 2 का, जाके चेक करिएगा कि वो क्या कारण रहे हैं कि कबीरदास निर्गुण नीरस मत से ढाई आखर प्रेम की तरफ मूव कर गए। बहुत सारे रीजन उन पर, सूफियों का इंपैक्ट वो सारी वो अलग बात है, लेकिन एक रीजन ये भी, निर्गुण नीरस मत, यानी यूपीएससी कह रहा है कि यार उनका जो भक्ति मार्ग था वो सूखा हुआ था, नीरस था, लोगों को उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, जो गुरु और ज्ञान के महत्व को नहीं समझते हैं उनके लिए तो बेकार था वो। तब उन्होंने कहा कि भैया उनको भी ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। तो ढाई आखर प्रेम यही तो सिखा रहा हूं आप लोगों को। ढाई आखर प्रेम, भैया पैसा आ रहा है, अब प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं, रेमिटेंस आप पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी, केवल एक शब्द नहीं दिखेगा, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर। आप प्रीलिम्स के लिए रेमिटेंस पढ़िए, मैंने पढ़ाया, क्या सारे शब्द दिखे कि नहीं, ये क्या क्या मजबूत करेगा। तो उसी समय क्यों नहीं याद कर लेते हैं? तो अपने दिमाग को जब प्रीलिम्स की पढ़ाई कीजिए, एकदम एक्टिवेट कर दीजिए, मैक्सिमम मेंस वहां से आप निकाल लेंगे। इसलिए हमारे जीवन का पहला ध्येय होना चाहिए, और 2027 से ध्येय यही निर्धारित करने जा रहा हूं, जनवरी के फर्स्ट वीक में 27 और 28 के बच्चों के लिए प्रीलिम्स पर सबसे ज्यादा फोकस। जो बच्चे मेरे एंगल को पकड़ेंगे वो आएंगे, नहीं पकड़ेंगे नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे पता है मेंस को केवल खेलना सिखाना है बस। प्रीलिम्स के साथ नई चीज ला रहा हूं, प्रीलिम्स के साथ मेंस को। अभी तक मैं कहता सेपरेट कर देता था, हर चीज सेपरेट अभी भी रहेगा, प्रीलिम्स की पढ़ाई अलग, मेंस की अलग, लेकिन प्रीलिम्स में हम वो हर जगह पर आपको नोट्स में कोड करेंगे कि बेटा वहां लिखा रहेगा सुनील अभिव्यक्ति उवाच, एक मैंने शब्द निकाला है, मैंने क्या निकाला बहुत पहले से शायद, उवाच यानी उनका कथन। मेंस में ऐसे हर एक प्रीलिम्स के नोट्स में, हर एक पैराग्राफ में, जहां भी मेंस का होगा वहां लिखा जाएगा। भले हम आपको कैग पर प्रीलिम्स का क्वेश्चन दे रहे हैं एमसीक्यू, लेकिन वहां पर आपको लिखा होगा कि कैग पर मेंस में ऐसे प्रश्न आता है, तो ये जो 2 पॉइंट आपने ऑप्शन ए और बी में लिए हैं, ये मेंस के लिए भी एज इट इज इंपॉर्टेंट है, रट लेना बेटा। अब पता चला प्रीलिम्स के समय ही 2 पॉइंट गप से अंदर, और आपको लालच मिला। क्या लालच मिला? अरे यार मेंस में भी आ रहा है, और रट लेते हैं। तो दूसरा फायदा मेरा क्या हुआ कि जिस कंटेंट को आप पढ़ के निकल जाते, मैंने आपको हथौड़ा मार दिया तड़ाक से, बेटा रटो इसको। यानी मेंटरशिप में मैंने डबल एज इफेक्ट ला दिया है कि अगर आपसे कहो तो आप पढ़ते थे लेकिन सर कम समझ में आया, उदास हो गए, अब यहां मैंने दूसरा चेप दिया आपके ऊपर कि बेटे छोड़ेंगे नहीं तुमको अब हम। तो ये सारी चीजें मैं कर रहा हूं, समय लगता है, लेकिन ये मैं 100% जनवरी फर्स्ट वीक में 27-28 के लिए करने जा रहा हूं। और ऐसे नहीं कि मुंह से, पूरा चार्ट बन रहा है। आप कहेंगे चलिए कल आपको दिखा दूंगा, इनफैक्ट अभी मैं दिखा सकता हूं, अभी अपनी ये टॉपिक खत्म करूं, टीम को कहता हूं एक बार मुझे भेजे, लेकिन क्योंकि साइंटिफिक प्लान है बहुत ज्यादा समय लग रहा है उसमें। हमें लगभग, हमने ये काम स्टार्ट किया है 10 दिन पहले, 10 दिन का 7 दिन हो गया होगा, 7, हाँ पिछले हफ्ते, और मुझे कम से कम उसमें भी 10 दिन और लगेगा। मैंने सारा आउटकम बता दिया है, सारी चीजें, अब टीम उस पर बना रही, फिर आएगा मेरे पास, फिर उसको मैं काटूंगा पीटूंगा, ठीक करूंगा, और देन वो फाइनल होकर के 7 या 10 के आसपास में उसको यूट्यूब पे आप लोगों के सामने रखूंगा। क्यों? क्योंकि अगर प्रीलिम्स निकल गया ना मेरे 50 बच्चों का ना, बस उसी दिन इतिहास लिखना तय हो गया, और मैं निकाल ले जाऊंगा, फिक्स है ये। लेकिन उसके लिए तो अब आपको तैयार करना है ना, तो आपको तैयार हर पैटर्न पे मैंने कर लिया, अब एक और नया पैटर्न इजाद कर रहा हूं, ठीक है।
तो भैया आ गया। अब आता है पॉलिटिकल लाभ क्या होंगे, राजनीतिक लाभ। और राजनीतिक लाभ क्या होंगे बताइए। तो आप कहेंगे सर इंडियन पॉलिटी में एक हमने टॉपिक पढ़ा जिस पर यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा है, कुछ ऐसा शब्द आता है प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह। यानी कहीं का भी प्रवासी समूह एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करता है। किस प्रकार का प्रेशर? तो प्रेशर कि भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए डिप्लोमेटिक इनिशिएट लीजिए, भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक पॉलिसी बनाइए, भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए एबीसीडी जो आप पढ़ते हैं ना वो सब कराइए, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, व्हाट। यानी वहां पर जो रेड कारपेट मोदी जी के लिए या किसी के लिए बिछता है उसकी नींव एक तो भारत तैयार करता है, स्वाभाविक है, लेकिन दूसरा वहां के डायस्पोरा तैयार करते हैं। हो गया इस प्रश्न का। अब इसमें अलग से क्या लिखने की जरूरत है बताइए, आंसर कंप्लीट हो गया। तो अपने आप को स्किल करना बच्चों। इसलिए नए साल में हिंदू बहुत जोरदार होगा, बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि 26 वालों का काम ऑलमोस्ट हो चुका है। अब 27 28 पर फोकस करना है। इसको बहुत डीप लेके जा रहा हूं, जैसे आपने देखा होगा अब ये लंबा जा रहे हैं लेक्चर। और प्रीलिम्स को धुआंधार उड़ाना और ऑप्शनल को धुआंधार उड़ाना चालू। ऑप्शनल को भी धुआंधार। आपको वही 7 जनवरी के आसपास सारे ऑप्शनल का पूरा एक एक स्ट्रक्चर आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसको एक बार फटाफट करा देता हूं जिससे आप बढ़िया ढंग से समझ जाए। थोड़ा इस पे ना लिखने में आसान, उसमें क्या तक पूरा इस पे थोड़ा मेरे लिए लिखना आसान हो जाता है बच्चों। ठीक है ना, तो हो गया भैया दूसरा टॉपिक आपके सामने, सारा सिलेबस। ठीक है, अब आता है, जरा ध्यान से देखिएगा मैं टॉपिक का चयन कैसे करता हूं। लेकिन चयन करने से पहले पहले इस प्रश्न को एक बार देखिए, तब आपको थोड़ा और मजा आएगा। क्योंकि क्लास ऐसी होनी चाहिए ना, आपको लगे गुरु हर हर पल कुछ टपक रहा है, कुछ फल मिल रहा है, तभी। अब देखिए क्या भारतीय प्रवासियों ने पश्चिम में नई ऊंचाइयों को छुआ। कहां? पश्चिम में। यानी भारतीय प्रवासी तो पूरे ग्लोब पर, ये ग्लोब है, तो वो तो ईस्ट में भी जा रहे हैं, वेस्ट में भी जा रहे हैं, नॉर्थ में भी जा रहे हैं, साउथ में भी जा रहे हैं। लेकिन उसने केवल एक पर यानी पश्चिमी देशों पर पूछा। तो इसका मतलब कि ईस्ट पर भी पूछ सकता है, या पश्चिम को छोड़कर देश विश्व के अन्य हिस्सों में भारतीय प्रवासियों की स्थिति पर भी प्रश्न पूछ सकता है। पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता भैया? आप कहेंगे हाँ, तो बस इसीलिए ये टॉपिक इतना बारीक चूज है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, यह जो आर्टिकल है वह उन माइग्रेंट्स से जुड़ा हुआ है, उन प्रवासियों से जुड़ा हुआ है जो गल्फ कंट्रीज यानी खाड़ी देशों में जाते हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्व एशिया में काम करने जाते हैं। आई होप आप समझ गए। और इस आर्टिकल में कहा गया है कि यह जो बिल है वह इन मजदूरों की सुरक्षा से ज्यादा प्रक्रिया की सुविधा, प्रक्रिया की सुविधा जिसे हम कहते हैं फैसिलिटेशन, पर जोर देता है। इसीलिए आप देख सकते हैं टॉपिक पे आइए वापस, फैसिलिटेशन लिखा ही होगा। ओवरसीज फैसिल एंड वेलफेयर बिल। वेलफेयर तो आपको पता है, फैसिलिटेशन यानी प्रोसेस को आसान करता है। ठीक है, इसके पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स, लेकिन यहां पर नेगेटिव लिखे हुए। तो यह बिल मजदूरों की सुरक्षा, ऐसा आर्टिकल कहता है, उससे ज्यादा फैसिलिटेशन यानी प्रक्रिया की सुविधा पर जोर देता है। यानी आज का आर्टिकल अगर हम उस प्रश्न को देखें जो 2015 में पूछा गया था, एक्सटर्नल माइग्रेंट और इंटरनल माइग्रेशन, तो एक्सटर्नल माइग्रेशन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। और एक यूपीएससी के एस्पिरेंट को, स्वाभाविक है आपको कोई भी चीज पढ़ते समय सुनील अभिव्यक्ति कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं होता, यूपीएससी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है वो। यानी यूपीएससी माइग्रेशन को सिर्फ लोगों का जाना नहीं मानता है। पकड़िएगा, यूपीएससी
माइग्रेशन को सिर्फ लोगों का एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाना नहीं मानता, वो जोड़ता है किसको, माइग्रेशन को किससे, सोसाइटी, समाज, उस पर क्या इंपैक्ट हो रहा है, इकोनॉमी उस पर क्या इंपैक्ट हो रहा है, अभी आपने प्रश्न देखा, लेबर मार्केट पर क्या इंपैक्ट हो रहा है, पॉलिसी एंड लॉ, नीति और कानून क्या है, उनका क्या इंपैक्ट हो रहा है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जब भी माइग्रेशन पे पढ़ते, मैंने आपको दिखाया जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी बता दिया, पेपर 2 गवर्नेंस और राइट्स, पेपर 3 लेबर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, और इसी कंटिन्यूटी में आज का यह ओवरसीज मोबिलिटी बिल आपके और हमारे सामने आता है। अब इसको आप समझिए 2015 के इस प्रश्न से और गहराई के साथ, जिससे चीजों को आप और अच्छे से समझ सके। डिस्कस द चेंज इन द ट्रेंड ऑफ लेबर माइग्रेशन विद इन द आउटसाइड इंडिया इन द लास्ट 4 डिकेड। विद इन एंड आउटसाइड दोनों, यानी विद इन इंडिया का मतलब क्या हो गया, इंटरनल माइग्रेशन, जो बिहार से तमिलनाडु जा रहे हैं, पॉइंट तमिलनाडु से मुंबई या दिल्ली आ रहे हैं। आउटसाइड इंडिया एक्सटर्नल, यानी जो बिहार से मिडिल ईस्ट जा रहे हैं। लास्ट 4 दशक का ट्रेंड, चेंज और टाइम डायमेंशन, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो आप लोगों को समझना है, क्लियर है। और इसी के माध्यम से हम इसको आज पूरा का पूरा, तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों के द्वारा आपने समझ लिया, अब आइए थोड़ा सा बेसिक से चलते हैं। माइग्रेशन क्या है, यानी आपको तो पूरा कंटेंट चाहिए होता है, इसलिए हिंदू केवल हिंदू नहीं है, इसको सपोर्ट करने के लिए किसी कंटेंट की जरूरत नहीं है। मेरे किसी भी टॉपिक को आपको पता होगा कि पीडीएफ में मैं सब कुछ दे देता हूं। तो माइग्रेशन यानी प्रवास का अर्थ क्या है, लोग जब बेहतर रोजगार, जीवन और सुरक्षा के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उसे हम माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। यह होता है पुल फैक्टर। क्या होता है, पुल फैक्टर, कि भैया कहीं कुछ अच्छा है वो हमें खींच रहा है। और एक और होता है जिसे हम कहते हैं पुश फैक्टर, कि भाई एक जगह पर कुछ है ही नहीं है तो अब कह रहा है भैया भागो यहां से, ठीक। तो माइग्रेशन हो गया, और माइग्रेशन के 2 प्रकार होते हैं, आप सबको पता है, जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यानी देश के अंदर, और यह कैसे कैसे होता है, गांव से शहर, रूरल टू अर्बन, गांव से गांव, यानी सीजनल लेबर, जो आपके गांव वाले किसी और के गांव में जाकर के खेती का काम कर रहे हैं, और शहर से शहर, यानी कि दिल्ली से मुंबई, इस प्रकार का, ठीक है। ये सब आपको पता है। तो अब हम उस प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं, एक बार हम देख लेते हैं देश के अंदर कैसे चेंज हुआ है, देश के अंदर वाला, भारत के भीतर भी पिछले 40 वर्षों का बदलाव। तो पहले जो माइग्रेशन होता था देश के अंदर, वो हमारे गांव के लोग दूसरे गांव में या दूसरे राज्य के गांव में, जैसे बिहार के लोग पंजाब में जाकर के अपने यहां भी खेती करते थे, लेकिन उसके बाद वो पंजाब में भी जाकर के खेती करने लगे, यानी 4 लोग परिवार में, एक अपने यहां देख रहा, 3 चले गए बिहार। तो पिछले 40 वर्षों में बदलाव क्या हो रहा, पहला बदलाव की खेती से अब वो निर्माण व सेवा क्षेत्र की ओर जा रहे हैं, यानी स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। बिल्कुल कंस्ट्रक्शन में मजदूर काम कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में, यानी होटल में, बैंक में, व्यवसाय में, ये सब काम कर रहे हैं। तो एक चीज तो ये हो गया पिछले 40 वर्षों में बदलाव। और इसके अलावा दूसरा बदलाव होता है कि जो माइग्रेशन का फेमिनाइजेशन भी हुआ है, महिलाओं का भी, यानी महिलाएं भी अब एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही हैं। 40 वर्षों में बदलाव, हालांकि एक बहुत बड़ा रीजन उनकी शादी भी होती है। तो अगर कभी पूछे भी कि महिलाओं में माइग्रेशन का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, तो आप शादी भी बताइएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और इसके अलावा सीजनल होता ही होता है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं। हमारा मेन टॉपिक है एक्सटर्नल, आउटसाइड इंडिया, यानी भारत से बाहर जाना। तो आपको बता ही दिया कहां कहां कैसे जाना, जैसे खाड़ी देश, यूएई, सऊदी अरबिया, कतर, साउथ ईस्ट एशिया में जैसे मलेशिया, सिंगापुर, काम यहाँ क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, डोमेस्टिक वर्क करते हैं, सिक्योरिटी का काम करते हैं, ड्राइविंग का काम करते हैं, और नर्सिंग का काम करते हैं। मेरे बच्चों घबराना नहीं, कभी ऐसा कोई प्रश्न आ जाए कि वो कौन सा काम करते हैं, तो जो हमारे देश में प्रवासी करते हैं वही हमारे यहाँ जब विदेश में जाएंगे वही काम सेम है, कुछ अलग अलग काम नहीं, काम की कोई अलग कैटेगरी ही नहीं, काम तो हर जगह कोई भी देश हो वही काम रहेंगे। तो 40 वर्षों में बदलाव यही हुआ कि पिछले 40 मतलब 1970 के बाद अगर देखें तो गल्फ में माइग्रेशन बहुत तेजी से हुआ।
लो स्किल्ड लोग पहले होते थे, लो स्किल्ड से सेमी स्किल्ड वर्कर्स बने हैं और रेमिटेंस इकोनॉमी का उभार देखने को मिला, यानी पैसा भेज रहे हैं हमारे देश में, याद रखेगा। अब यहीं से आज का आर्टिकल कैसे कनेक्ट होता है उस पर आते हैं, यानी ये सारी बातें आपने सीख ली। अब आर्टिकल कैसे कनेक्ट होता है, किस समस्या कहां है। एक्सटर्नल माइग्रेशन तो आपने देख लिया, लेकिन अब प्रॉब्लम यानी चैलेंज क्या है, समस्या कहां है। समस्या, आर्टिकल राइटर कहते हैं ओवरसीज जो मोबिलिटी बिल है 2025 उसके अंतर्गत है। ठीक है, तो बिल क्या कहता है। बिल कहता है नंबर 1 की माइग्रेशन को फैसिलिटेट करेगा, यानी जो प्रक्रिया होती है उसको आसान बनाएगा, और इसके तहत डिजिटल सिस्टम से सारा काम होगा। 1 विंडो क्लियरेंस, आपका वीजा, पासपोर्ट, वॉट एवर आपकी सारी जानकारी। एजेंट्स को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है, सिंगल विंडो सोल्यूशन दिया गया है, तो प्रक्रिया को आसान कर रहा है। और यह अच्छी बात है, प्रक्रिया आसान रहेगी तो लेबर्स को समस्या नहीं होगी। पॉइंट को पकड़ लीजिएगा। तो एक पक्ष अच्छा है सरकार, यानी आपको तो पक्ष और विपक्ष दोनों लिखना होता है ना, प्रोज एंड कॉन्स। तो प्रोज अच्छा है कि प्रोसेस को इजी किया जा रहा है। कैसे इजी किया जा रहा है मैंने आपको बता दिया, सिंगल विंडो क्लियरेंस, एजेंट के माध्यम से समस्त कार्यों का संचालन, और उसके साथ साथ डिजिटलाइजेशन। लेकिन आर्टिकल क्या कहता है, ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि इससे जो मजदूरों का लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, वो कमजोर पड़ जाएगा। यानी इनका कहना है कि जो रिक्रूटमेंट एजेंट है ना, उसकी ताकत इससे बढ़ जाएगी। तो एक तो ये चैलेंज बताएगा। दूसरा, उन्होंने कहा इस बिल में वुमेन वर्कर्स के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है, जबकि वो संवेदनशील होती। और ट्रैफिकिंग जो हो जा रही, यानी चोरी छिपे जो मजदूरों को विदेशों में भेज दिया जा रहा है, डंकी पिक्चर भी आप देखिए, उस पर चुप्पी है, इस बिल में कुछ नहीं कहा गया। तो ये 2 मुद्दे इन्होंने यहां पर उठाए। अब आप कहेंगे इन्होंने जो मुद्दे उठाए सर थोड़ा और समझाइए, हम तो स्टूडेंट हैं, इतना नहीं समझ पाएंगे। हम कहेंगे बिल्कुल। मान लीजिए बिहार का एक मजदूर, उसने एजेंट को पैसे दिए और वो विदेश गया। विदेश पहुंचा तो उसका कॉन्ट्रैक्ट किन्हीं कारणवश, कंपनी की पॉलिसी में चेंज, गवर्नमेंट के रूल में चेंज, उसका कॉन्ट्रैक्ट बदल गया। अब कॉन्ट्रैक्ट बदल गया तो उसकी सैलरी पर भी इशू आ सकता है कि नहीं आ सकता। ना सैलरी मिली और सैलरी नहीं मिली। अब चूंकि एजेंट के हाथ में ही सारी पावर है, तो शिकायत के लिए उसे अदालत में जाने का रास्ता भी नहीं मिला। यानी उसे एजेंट के थ्रू लड़ना होगा, और एजेंट कौन होता है, स्वाभाविक है वो अपना भी तो हित चाहेगा। बिल में मजदूर खुद लड़ नहीं सकता, तो फिर क्या हो जाएगा, उस एजेंट ने अगर अच्छा काम नहीं किया तो मजदूर को समस्या हो जाएगी कि नहीं। यही मुद्दा उठाया गया है। ठीक है, तो कभी भी अब आपसे प्रश्न पूछा जाए क्या समस्या, तो एक समस्या आप ये डाल दीजिएगा। ठीक है, तो हमें यही अंत में इसमें समझना है कि माइग्रेशन विकास का साधन भी है, बट ये शोषण का रास्ता भी बन सकता है अगर हम बेहतर ढंग से नीति को बनाते नहीं है, उसका इंप्लीमेंटेशन बेहतर ढंग से नहीं करते हैं। अब आपके सामने प्रश्न आ गया है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़िए फटाफट, और जरा इसकी डिमांड पर काम कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत तोड़ा है टॉपिक को। अब अगर इसकी डिमांड पर आप काम नहीं कर पाएंगे तो हमको थोड़ा तकलीफ हो जाएगा भैया। प्रश्न कितना बढ़िया है। प्रश्न का फोकस क्या है, वो क्या भेजता है, प्रश्न का फोकस नहीं है। प्रश्न का फोकस मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूं, अगर आपने पकड़ लिया ठीक है। डिमांड सबसे, श्रमिकों की सुरक्षा के बजाय ये है प्रश्न की डिमांड। आप समझ में आ रहा होगा बच्चों गलती क्या हो रही, सब लिखते हो कुछ न कुछ सबके बारे में, बिल्कुल नहीं। पूछ तो ये रहा है, ये लिखना है श्रमिकों प्रशासनिक सुविधा 1 2 3 4 5,
और श्रमिकों की सुरक्षा की दृष्टि से चैलेंज 1 2 3 5 इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक सुविधा का ध्यान रखा गया है और श्रमिकों की सुविधा पर यह प्रश्न उठ रहे हैं, फुल स्टॉप, दैट्स इट। तो प्लीज प्रश्न की डिमांड को पकड़ना शुरू किया। जो प्रश्न की डिमांड को पकड़ेगा उसको एक बड़ा जबरदस्त फायदा होगा कॉम्प्रिहेंशन की क्लास में, सीसेट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। सीसेट कॉम्प्रिहेंशन उसको बहुत फायदा होगा क्योंकि वो डिमांड पकड़ लेगा। तो जो कहता ना कि एजम्पशन वाले क्वेश्चन में तो नहीं, वो तो मैं इसीलिए पूरा महीना हम लोग रुक रुक करके एजम्पशन वाले क्वेश्चन करते रहेंगे। और सभी जो कहता है ना कि सर्वोत्तम निष्कर्ष क्या है या लेखक क्या कहना चाहता है, ये दोनों चीजें अगर आपने क्वेश्चन की डिमांड पकड़ना सीखना तो वहां भी आप सीख जाएंगे, अच्छा ये यही कहना चाह रहा है। एक होता है बेटे ना समझ के आंसर करना, एक होता है कि हमारा आंसर सही हो जाता है। आप कभी भी फील कीजिएगा अगर आप समझ के सही कर रहे हैं ना, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है यहां आएगा। और अगर आपका सही हो गया, सुनील सर मेरे आपके टेस्ट में 60 में 35 सही है, बट आप उतनी सुख से नहीं कह पाएंगे कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और वहीं एक बच्चा 20 करे और वो कहे कि सर 60 में से मेरे 20 ही सही हुए, लेकिन सर 20 जो सही हुए ना, मैं सब समझ रहा था, मैं सब समझ रही थी, ओए होए होए, समझ लो उसके प्रीलिम्स पास होने के चांस आपसे ज्यादा हो गए। आप कहेंगे सर ये क्या है? इसे बोलते हैं मेरे शब्दों में बायो स्टडीनॉमिक्स। आप कहेंगे सर ये कौन सा शब्द है? ऑब्वियस है, मेरा शब्द है। जैसे चाइना में, जब से मैं स्पोर्ट्स में थोड़ा एंट्री लिया तो मैं जो सीख पा रहा हूं, चाइना में क्या है, चाइना एक आता है 1980s में ओलंपिक में और अमेरिका को लगभग लगभग पछाड़ देने की स्थिति में गोल्ड जीतता है। हाउ, कैसे? तो चाइना ने स्पोर्ट्स में बायोमैकेनिक्स घुसेड़ दिया। बायोमैकेनिक्स का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों की, जैसे दो बच्चे हैं, बच्चा ए और बच्चा बी, ठीक है। ए को उन्होंने 7 ईयर में एंट्री करा ली, बी को भी उन्होंने 7 ईयर में एंट्री करा ली। ए का परफॉर्मेंस 7 ईयर में ही एथलेटिक्स में इस बी के मुकाबले बहुत अच्छा है। यानी बी अगर 10 पॉइंट स्कोर करता है तो ए 20 करता है। अब इसके बाद क्या होने वाला है, कैंप, नेशनल कैंप लगेगा जिसमें सर्वोत्तम एथलीटों को यहां से उठा करके ए बी सी डी में से जो सर्वोत्तम होंगे उनको उठा के यहां लिया जाएगा। अब आपसे मुझे प्रश्न है कि चाइना सामान्य रूप से चाइना किसको ले लेगा इसमें से, बताइएगा। चाइना इसमें से किसको ले लेगा? या कोई भी देश, इंडिया, आप अगर आप होंगे तो किसको चूज कर लेंगे? एक ऑब्वियस आंसर बताओ। आप कहेंगे सर ऑब्वियस है, हम इसी को चूज कर लेंगे। कहां गया भैया? हाँ, आप कहेंगे सर हम इसको चूज कर लेंगे। कहां गया ये? ये वाला हम चूज कर लेंगे। और बिल्कुल आप सही, इंडिया में ऐसे ही होता है, हमारे देश में ऐसे ही होता है। जिस पर यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था कि क्या इंडिया एक सिंगल ओलंपिक में 50 गोल्ड जीत सकता है, ऐसा यूपीएससी ने पूछा था। ये तो हास्यास्पद प्रश्न है, कबीर से भी ज्यादा व्यंग उन्होंने भारत के सिस्टम पर कर दिया, लेकिन आपको उस व्यंग को जस्टिफाई करना, वो भी पॉजिटिव। चाइना क्या करता है, चाइना फिर इसके बाद इसमें साइंस लेकर के आता है। अमेरिका भी लाता है, ऐसा नहीं, बायोमैकेनिक्स बोलते हैं। यानी इन दोनों एथलीट का पूरा शारीरिक विश्लेषण होता है, एक एक चीज का, उस गेम की नीड, फ्यूचर में इनकी बॉडी की ग्रोथ, फ्यूचर में इनको होने वाले इंजरी के चांसेस। ध्यान से समझिएगा, इंजरी के चांसेस भी वो लेता है बायोमैकेनिक्स में। हर एक चीज का वो आपके शरीर का अध्ययन कर लेता है, ऐसा समझिए। और हर एक एंगल, केवल ये नहीं कि आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कब ऐसा होगा कि आपकी परफॉर्मेंस रुकेगी, किसका जो स्कोर कम है या ज्यादा है, लेकिन किसकी रेजिस्टेंस पावर बहुत अच्छी है, मतलब जो फ्यूचर में बढ़ सकती, किसका लंग स्विमिंग के लिए अभी परफेक्ट है लेकिन दूसरे वाले का लंग ज्यादा हेल्दी दिख रहा है, तो अगर इस पर फोकस किया गया तो इसकी परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसको बोलते हैं बायोमैकेनिक्स। फिर चाइना क्या करता है, अगर 20 वाला अच्छा है तब तो रख लेगा, नहीं तो वो इस 20 वाले को छोड़ देगा
और 10 वाले को ले लेगा। भारत में 20 वाले के माता पिता कोर्ट में चले जाएंगे, लेकिन चाइना में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। राज्य ने चूज कर लिया तो चूज कर लिया। ये होता है, इसको बोलते हैं बायोमैकेनिक्स। अपने यहां देश में है ही नहीं। जब से मैं स्पोर्ट्स में गया, मैं यही सब बैठ के देखता रहता हूं। जैसे यहां अनस्किल्ड की समस्या, वहां भी भयानक अनस्किल्ड की समस्या है। यानी जो एजुकेशन में है, जो हेल्थ में, वही स्पोर्ट्स में भी है। क्रिकेट तब बन पाया जब क्रिकेट को बहुत ज्यादा इंफ्रा मिला। तो इंडिया में कुछ भी नहीं है, इसलिए जब आपके पास बेहतर इंफ्रा नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से आप कुछ नहीं कर सकते कि 50 गोल्ड मेडल क्या जीत पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो बच्चों, सबसे बड़ी चीज है, आप डिमांड को फोकस करिए, खूब मेहनत करिए, तभी जाकर के इसका आंसर अभी आपको मिल ही जाएगा पीडीएफ में। जो नए बच्चों के ध्यान रखना, हर एक प्रश्न का आंसर और जो भी मैं डिस्कस करता हूं उसका डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिलता है। ए भाई, ये टॉपिक क्या ही बताऊं। अब इसको हास्य में पढ़ाऊं या इसको दुख में पढ़ाऊं? चलो, हास्य में पढ़ा देता हूं। केवल इंटरनल सिक्योरिटी की दृष्टि से इसको देख लेते हैं। यार, बांग्लादेश का एक नेता है जिसने आंदोलन करा करके सत्ता पलट दी है और भारत को धमकी दे रहा है यार। अब इसमें मैं एक अध्यापक हूं, किसी का उपहास नहीं उड़ा सकता हूं, और हमें उड़ाना भी नहीं चाहिए। कौन सा देश आर्थिक रूप से कमजोर है, कौन सा ताकतवर, क्योंकि हर देश और उस देश के नागरिक स्वाभाविक रूप से वो श्रेष्ठ ही होते हैं। हर देश एक श्रेष्ठ होता है, लेकिन उस श्रेष्ठ देश में कुछ मूर्ख लीडर्स आते हैं जिनको अपनी रोटी सेकनी होती, बिना ये सोचे कि शब्द दो धारी तलवार से ज्यादा तीक्ष्ण होते। यूपीएससी ने निबंध पूछा था 14 या 15 में। बिना इस बात को ध्यान में दिए हुए कि आपके आज के स्टेटमेंट का फ्यूचर के भारत और बांग्लादेश के उस मोहब्बत वाले संबंध पर क्या असर पड़ेगा। मोहब्बत वाला, क्योंकि 1971 में अगर आप आजाद हुए, मुजीब साहब का योगदान सर्वोपरि है और उनको ग्रैंड सैल्यूट है, लेकिन भारत का योगदान भी मुजीब साहब के साथ कंधा से कंधा मिला के रहा और भारत ने कभी एहसान नहीं जताया। एक भी कोई भी कमेंट आप निकाल लीजिए बच्चों। भारत के डिप्लोमेट्स, यार भारत बड़ा ही सुंदर देश है, हम यहाँ के नागरिक बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा सा उद्यमी और हो जाए तो मजा ही आ जाए। हम किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच नहीं सकते। क्या ये सत्य है कि नहीं? हम किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच नहीं सकते, क्या ये सत्य है कि नहीं? चिंतन कीजिए आप। नहीं सोच सकते। और हम किसी के काम का श्रेय भी नहीं लेना चाहते हैं। कभी भी भारत बांग्लादेश में बांग्लादेश के किसी बड़े डिप्लोमेट में कहा कि हमने ही बांग्लादेश बनवाया है, हमारे बिना तुम कुछ नहीं थे। और ये लोग क्या बोलते हैं यार, महामूर्ख इंसान, मैं ऐसा बोलूंगा, आप लिखिएगा नहीं, बट इसलिए कि आप इसको कभी कभी ऐसे भी समझना चाहिए। और लिखिए, निबंध में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे हाँ सर, महामूर्ख इंसान भी हम निबंध हम लिखेंगे? हाँ, शब्द दो धारी तलवार से ज्यादा तीक्ष्ण होते हैं, अब इसकी भूमिका लिखनी है। तो आइए कैसे लिखते हैं। दिसंबर 2025 में बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के युवा नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत को लेकर एक भड़काऊ बयान दिया। ठीक है, 2 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा। एक भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश करेगा तो बांग्लादेश भारत के पूर्वोत्तर राज्यों 7 सिस्टर्स को अलग थलग करने की कोशिश करेगा और वहां के सेपरेटिस्ट यानी अलगाववादी समूहों को शरण दे सकता है। प्रभु, पहले तो आपको ग्रांड सैल्यूट कि आप हमारे देश से नॉर्थ ईस्ट निकाल के लेके चले जाएंगे। आपकी शक्ति को हम सत सत नमन करते हैं। आप उसी प्रकार की शक्ति के प्रतीक हैं जैसा हमारे यहां रावण हुआ करता है, जिसका हम साल में हर बार पुतला जलाते हैं। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे यार,
ठीक है बच्चों, तो मैं कह रहा था कि यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि जो आपके वर्ड होते हैं वो बड़े कंट्रोल में होने चाहिए, यानी शब्द दो धारी तलवार से ज्यादा तीक्ष्ण है। तो मिस्टर हसनत अब्दुल्ला ने क्या स्टेटमेंट दिया? उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई हम नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे और सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट है इंडिया में उसको हम बढ़ावा देंगे। तो अब आप चिंतन कीजिए कि वो ऐसी बात कह रहा है, तो इस एशे की जो इंट्रोडक्शन होगा, भूमिका होगी, उसको आप कैसे लिखेंगे? तो क्या हम डालेंगे नहीं? ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आएगा कि इन दिसंबर 2025 हसनत अब्दुल्ला, अ यूथ लीडर ऑफ बांग्लादेश नेशनल सिटीजन पार्टी, मेड एन इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया। ही सेड दिस दैट। बिना ये सोचे हुए कि इंडिया और बांग्लादेश के जो अच्छे रिलेशन उसका क्या होगा, क्या ये वही कोटेशन है कि नहीं कि शब्द दो धारी तलवार से ज्यादा तीक्ष्ण होते हैं, जो भारत और बांग्लादेश के संबंधों को लंबे समय तक खराब रख सकते हैं। तो इसको आप बस इतना ही यूज करिएगा, बाकी और इसमें कुछ भी नहीं है। और हमको फोकस क्या करना है इसको, इसमें हमें फोकस ये करना है सेवन सिस्टर्स और चिकन नेक। तो वो सब आप लोगों को पता है, प्रीलिम्स के कंटेंट में अभी आपको पीडीएफ में सारा का सारा मिल ही जाएगा। सेवन सिस्टर्स यानी हमारे नॉर्थ ईस्ट के सभी महत्वपूर्ण राज्य, इनको कह रहे हैं कि भैया हम नुकसान पहुंचा देंगे, एंड सो ऑन बहुत सारी चीजें। अब सिलेबस आपके सामने, जीएस पेपर 3, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। तो अब जब भी आप लिखिएगा सिक्योरिटी चैलेंजेस, तो उसमें आप इस प्रकार के स्टेटमेंट को आपको कोट करना है। करोगे कि भाई अगर बांग्लादेश में, मतलब जो इस मूवमेंट में एक बड़ा रोल प्ले करता है, वो कह रहा है कि हम नॉर्थ ईस्ट में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को यानी अलगाववादी आंदोलन को बढ़ावा देंगे, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के सामने एक बहुत बड़े थ्रेट की बात है। और उस थ्रेट को समझते हुए इंडिया की तरफ से यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने या क्या किया, बांग्लादेश के जो हाई कमिश्नर उनको तलब कर लिया और कहा कि आइए इस पर हमें सफाई दीजिए। तो हमने अपना एक्शन कर दिया, आगे कुछ भी डेवलपमेंट होगा उसको हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे जीएस पेपर 3 को इनहेंस कर रहा है। और जीएस पेपर 2 आईआर, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, भारत एवं बांग्लादेश के संबंधों पर 2014 में मेरे प्यारे बच्चों, जब शाहबाग स्क्वायर में घटनाक्रम हुआ था, तो आपसे यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था। अब स्वाभाविक रूप से इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, तो 2025 में मुझे उम्मीद है कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशन पर आपसे प्रश्न पूछेगा और आपको इसको एज अ कोटेशन के रूप में यूज करना है, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट की पॉलिसी नॉर्थ ईस्ट में, ये आप सोचेंगे इस सिलेबस को यहां क्यों लगाया गया, कि भाई गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसी बनाए, सेवन सिस्टर्स को स्ट्रांग करे, नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी को स्ट्रांग करे, ये सारी बातें हैं, ठीक है ना? प्रश्न पूछा है 2015 में, आप देखे, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड पीस प्रोसेस, लो भैया, इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी उत्तर पूर्वी राज्यों में आंतरिक सुरक्षा एवं शांति प्रक्रिया में कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं? इसी प्रकार के स्टेटमेंट, इसी प्रकार की बातें चुनौती हैं कि नहीं? कमेंट करो। निशा प्रसाद, पूजा शर्मा, बच्चे सभी कमेंट करो, क्या इस क्वेश्चन को इस आर्टिकल के साथ जोड़ पाने में आप सक्सेसफुल हो रहे हो? ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें आर्टिकल्स को उड़ा देना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं। बाकी इसमें सेवन सिस्टर्स आपको पता है, चिकन नेक आपको पता है, अभी ये कंटेंट आपको मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। बस इनका स्टेटमेंट उस निबंध के लिए भी बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको करा दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? अब एक क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन, जिसका आंसर अभी आपको पीडीएफ में मिलेगा, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेंट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेंट इंडिया बांग्लादेश टेंशन, examine the internal security challenges faced by India's northeastern region. How can political instability in neighboring countries, आपको पता है कि भैया टोटली पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है बांग्लादेश में, इंपैक्ट करती है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को, ठीक है? तो यह स्टेटमेंट जो है यहां पर आप कोड करेंगे एज अ एग्जांपल कि किस प्रकार के चैलेंजेस हैं अगर हमारे पड़ोसी मुल्कों में, पड़ोसी देशों में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, हर जगह पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, राजनीतिक अस्थिरता है। तो स्वाभाविक है, चाहे वो फॉरेन रिलेशन हो, चाहे इंटरनल आउटकम्स हो, वहां पर स्टेबल डिसीजन नहीं लिए जाएंगे, और अगर स्टेबल नहीं लिए जाएंगे तो उसका आउटकम इसी प्रकार के टेंशन एंड तनाव में निकलेगा।
अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जरा मुझे बताइए, एक ऐसे आप लोग और जिक्र करिए। मैं किसका जिक्र करना चाहता हूं जिसकी वजह से मैं थोड़ा मुस्कुरा रहा हूं, आप भी ट्राई कीजिए। यूपीएससी ऐसे कुछ ऐसा ऐसे है जो नेबरहुड कंट्री के साथ फेंसेस को लेकर के है। चलो देखते हैं कौन बच्चा पकड़ पाता है, कमेंट करो। चलो चलो, वेरी गुड, गौरव राव ने पकड़ लिया। गुड फेंसेस मेक्स गुड नेबर्स, यानी बढ़िया बाड़ें बढ़िया पड़ोसी बनाती हैं। कि अगर पड़ोसियों के बीच में जमीन जायदाद यानी कोई एसेट का डिस्प्यूट ना हो, चाहे वो दो सगे भाई हो, चाहे दो सगे देश हो। सगे देश का मतलब इंडिया बांग्लादेश सगा ही देश है, इंडिया पाकिस्तान सगा ही देश है। तो चूंकि लैंड डिस्प्यूट है हमारे बीच में, तो इसलिए आज बांग्लादेश का कोई भी लीडर अगर ऐसा स्टेटमेंट देता है तो वो एग्जिस्ट करता है भाई, क्योंकि हमारी जो फेंसेस हैं अभी भी काफी कुछ हमने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके बांग्लादेश के साथ लैंड का हमने लैंड स्वैप की डील की, आप सबको पता है, पढ़ाया गया। यानी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके लैंड स्वैप डील की है बांग्लादेश के साथ, लेकिन अभी भी बहुत सारा एरिया है और एक बहुत लॉन्ग फेंस है हमारे साथ उनकी। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट अगर वो कह रहा है कि हम अब जो नॉर्थ ईस्ट में सेपरेटिज्म उसको अब और अपनी तरफ से इनपुट देंगे, तो अब ये इसीलिए दे रहा चूंकि हमारे फेंसेस अच्छे नहीं है, बढ़िया बाड़े हमारी नहीं। तो ये जो टॉपिक है, जो वो स्टेटमेंट दे रहा है, वो बढ़िया बाड़े बढ़िया पड़ोसी बनाती हैं, उसमें भी आप उठा करके डाल दोगे। गौरव बहुत बढ़िया, इसी हिसाब से सभी बच्चे, शिल्पा विजय बहुत बढ़िया। तो इसी हिसाब से चीजों को पकड़ते चले जाना है, सिंपल सी बात। इसका आंसर अभी आपको पीडीएफ में मिलेगा, प्रैक्टिस करिए धमाकेदार ढंग से मेरे प्यारे बच्चों। अब डार्क मैटर बहुत बार पढ़ा चुका हूं, प्रीलिम्स के लिए कंटेंट आज साइंस पे रिसर्च है, तो डार्क मैटर प्रीलिम्स के लिए बहुत बढ़िया से आपको अभी कंटेंट मिल जाएगा, ओनली फॉर प्रीलिम्स, इसमें कुछ डिटेल नहीं है। यानी द हिंदू 2025 एक स्टडी आई है जिसमें डार्क मैटर के ऊपर बातचीत की गई। प्रीलिम्स के लिए अभी एमसीक्यू एंड सारी चीजें आपको मिल जाएंगी पीडीएफ में, आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा आईसीजी शिप सार्थक, तो सार्थक ईरान के चाबार पोर्ट पर पहली बार उतर गया। तो आपको बस इतना याद रखना है, सार्थक सार्थक क्या है प्रीलिम्स के लिए, दैट्स बस, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और फिर आता है आईएनएस हंसा, तो आईएनएस हंसा के बारे में भी प्रीलिम्स का पूरा कंटेंट अभी आपको मिल जाएगा विद एमसीक्यूज, उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी हमारी मेंटरशिप बच्चों यूपीएससी के लिए मैं आपसे फिर कहूंगा कि अब समय आ गया है कि जो लंबी लंबी क्लासेस है, सुबह से शाम आप क्लास लेते हैं, शाम को आप क्या रिवाइज कर पाएंगे जब आप सुबह से शाम थके रहेंगे और कोई आपके पास प्रॉपर प्लान होगा नहीं कि आज रात को आपको क्या पढ़ना है। और आपको पता है कि क्लासेस जो होती हैं बहुत लॉन्ग क्लासेस होती हैं, स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क नहीं है। हमारा टारगेट कोचिंग में केवल इतना ही होता है, हम पूरे कोर्स को कंप्लीट करा दें जिससे कभी भी कोई पेरेंट कोई बच्चा हमारे ऊपर क्वेश्चन ना उठा पाए। इसके कारण से 18 मंथ 2 ईयर में हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं, और जब बच्चा निकलता है तो जैसे बैकलॉग जॉब में होता है ना, वैसे ही बैकलॉग कंटेंट में हो जाता है। सारा कंटेंट एक तरफ, बच्चा समझ नहीं पाता कि वहां से हम क्या आउटकम लें, कैसे करें। इसीलिए मैंने, अब समय बदल रहा है, एआई का जमाना है, बार बार आप सबसे कहता हूं कि अब पर्सनल मेंटरशिप दुनिया की सबसे अच्छी चीज हो चुकी है। और उसी पर्सनल मेंटरशिप के तहत यानी यूपीएससी की पूरी तैयारी मैं, जिसमें ऑनलाइन जो भी क्लासेस की आवश्यकता होती केवल उतना ही मैं देखने को आपको परमिट करता हूं, बाकी व्हाट्सएप पे मेरी आपकी मेंटरशिप चलती रहती है। तो यूपीएससी के लिए कंप्लीट प्री मेंस इंटरव्यू और पीसीएस में केवल मेंस की मेंटरशिप में देता हूं। कोई भी स्टेट पीसीएस जिसमें रिटन एग्जामिनेशन है, आप मेरी मेंटरशिप ले सकते हैं और आपको बेस्ट मिलेगा। कहीं से आपको किसी चीज का किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और प्रीलिम्स बड़ी मुश्किल से निकलता है, इसलिए अगर स्टेट का भी निकलता है तो अपनी उस मेहनत को जाया मत कीजिए। बिहार पीसीएस वालों, आपके लिए इस समय विशेष, पंजाब पीसीएस का भी आया है आपके लिए भी विशेष, क्योंकि मेरे पास पंजाब के भी बच्चे हैं। बाकी टेस्ट सीरीज आपकी है और प्रीलिम्स में फंस रहे हैं, मेंटरशिप उसकी भी अवेलेबल है। और आप इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे, तब तक आप रिवाइज करते रहिए। सीसेट के क्वेश्चंस का आंसर जो बच्चे सीसीपी में अभी मैं शेयर कर दूंगा, आज उन्हीं की आपको प्रैक्टिस करनी है और कल मिलेंगे हम लोग सुबह सुबह, ठीक है। थैंक यू सो मच।
अच्छा हाँ, बाकी पेड क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट आदित्य सर अभी क्लास लेंगे।